हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अजीत सर विज्ञान विद मैथ चैनल में स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम प्रतिदिन क्या हो रहा है, करीब आता जा रहा है, एक एक दिन निकलते जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस आप नहीं छोड़े होंगे। देखो भाई, बिना पीवाईक्यूज के बेड़ा पार लगने वाला नहीं है। क्लियर कट बतला रहा हूँ। 25% पाना, 30% पाना, 40%, 50%, ये कोई मैटर नहीं करता आज के डेट में। तो भाई यदि तुम्हें 90% चाहिए तो एटलीस्ट 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज आपको लगाने ही होंगे। उसके अलावा कोई काम चल ही नहीं सकता बिना पीवाईक्यूज के, क्योंकि पीवाईक्यूज तुम्हें वो बूस्ट देता है जो मेंटली तुम्हें प्रिपेयर करता है कि यू आर प्रिपेयर फॉर बोर्ड। क्लियर हो रही मेरी बात है। ये आपको दिखलाता है आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी तैयारी को, हर एक चीज को इनहेंस करता है। तो वही चीज हम करने जा रहे हैं। आज हमारा मैट्रिक्स का पहला सेशन है, जो कि मेरा टारगेट यही है कि 1 घंटे में हमें सेशन को कंप्लीट करना। और इसमें हम ऐसा कर करके लाए, सारी चीजों को इतना व्यवस्थित किए हैं, इतनी भयंकर तरीके से सारी चीजों को मैंने हैंड रिटन किया है। सही बात है, पूरा मतलब कोई पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं है। मैं बैठ करके 2 4 किताबें लेकर के यहाँ पे सारी चीजों को मैंने देखा है कि क्या क्या देने लायक है, क्या क्या चीजें पूछी गई है, क्या फ्रिक्वेंट में पूछी गई है। पिछले 3 साल का पूरा पेपर एनालिसिस है। और उन सारे पेपर एनालिसिस के जो भी क्वेश्चंस हो रहे थे, जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे, जो लग रहे थे ये कराने चाहिए, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये अप टू मार्क क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस मैं ले रखा हूँ ईयर वाइज। क्लियर हो बात है। तो इसमें हम सारी चीजों की चर्चाएं करेंगे और साथ में हम कंसेप्ट भी पढ़ते चलेंगे। और कंसेप्ट के बाद जस्ट पीवाईक्यूज के क्वेश्चन, फिर कंसेप्ट, फिर पीवाईक्यूज के क्वेश्चन, फिर कंसेप्ट, फिर पीवाईक्यूज के क्वेश्चन। क्लियर बात है। और बहुत ज्यादा कंसेप्ट पे फोकस नहीं करेंगे, बस मैं डिलिबरेट कर दूंगा चीजों को कि इसमें ये चीजें हैं, इसमें ये चीजें हैं। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम सब चीजों के साथ साथ 3 इयर्स पीवाईक्यूज भी शामिल किए। क्लियर होगी बात है। तो 3 साल के पीवाईक्यूज भी हैं हमारे इसमें। तो अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि समय ज्यादा इसी में ले लेंगे तो फिर हमारा 1 घंटे में कहाँ ही कंप्लीट होगा। 1 घंटे से तो ज्यादा ही लगेगा, लेकिन मान के चल रहे हैं हम यदि इतना कुछ कवर कर पा रहे हैं एक छोटे से समय में, तो सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर कंटेंट बनने वाला है। क्लियर की बात है। तो हम बात करें मैट्रिक्स के बारे में, तो आपको पता है मैट्रिक्स के बारे में सारे बच्चे पढ़े होते हैं, तो सबको पता है कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है। तो मैट्रिक्स सिंपली यदि इसे डिफाइन करें तो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका, एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, नंबर हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर की बात है। अब यदि हम बात करें नेम ऑफ मैट्रिक्स गिवन बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। पहली बात ये बेसिक जानकारी इसकी कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं तो उसके लिए आप अल्फाबेट जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा बेटा, कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल। जैसे ए इस्तेमाल करेंगे तो कैपिटल ए, बी इस्तेमाल करेंगे कैपिटल बी। यानी कि ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स, ऐसे जब भी नेमिंग करेंगे किसी मैट्रिक्स का तो क्या होगा बेटा, कैपिटल लेटर में होगा। क्लियर होगी बात है। आगे चलते हैं। अगला है आपका एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन। जब भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। किसमें किए जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे कि मैं यहां पे करने की कोशिश करूं, कोई ए मैट्रिक्स है तो इसमें एलिमेंट कैसे लिखूंगा मैं, 1 2 3 4 5 0, ऐसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर होगी बात है। अब जैसे मैंने इस मैट्रिक्स को लिखा तो आपको दिखाई दिया होगा सर इसमें कुछ रो टाइप चीजें, कुछ हॉरिजॉन्टल में चल रहे हैं एलिमेंट, कुछ वर्टिकल में चल रहा है। दिखाई दे रहा है, कुछ हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, कुछ वर्टिकल में चल रहा है। तो बेटा यहीं से जन्म होता है तुम्हारा रो और कॉलम का। क्या होता है, रो और कॉलम का। जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हुआ है, उससे हम क्या कहते हैं बेटा, रो कहते हैं। अब जैसे मान लो ये क्या कहलाएगा बेटा, तो ये कहलाएगा R1, ये क्या कहलाएगा, R2। ऊपर वाला पहला रो, नीचे वाला दूसरा रो। सिमिलरली कॉलम का सिलसिला चलता है भाई। जब हम क्या चलेंगे वर्टिकली, देखो यहां पे ये दिखाई दे रहा है आपको, तो यहां से क्या चला, कॉलम। ये कौन सा कॉलम होगा, C1, ये कौन सा होगा, C2, ये कौन सा होगा, C3। क्लियर हो गई बात है। यानी कि जब भी एलिमेंट का अरेंजमेंट होगा तो रो और कॉलम दोनों तुम्हें मिलेंगे। क्लियर कट, कोई आपत्ति यहां पे नहीं। अब यहां पे यदि हम बात करें तो देखो यहां पे लिखा है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स।
क्लियर बात है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होगा, यहाँ पे टल छूट गया, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, रो, और वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट जो होगा एलिमेंट का उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। क्लियर कट, कोई आपत्ति नहीं। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक्चुअली आपको ये समझ में आ गई बातें कि जब भी कोई मैट्रिक्स बन रहा है तो उसमें रो और कॉलम दोनों है, रो और कॉलम दोनों है। तो बेटा रो और कॉलम दोनों होते हैं तो उसमें क्या होता है, इनका ऑर्डर बनता है। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है बेटा, कि जब हम मैट्रिक्स को लिख रहे हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने रो हैं और कितने कॉलम है, कितने रो है और कितने कॉलम है। अब जब भी हम लिखेंगे तो पहले नंबर ऑफ रो को पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को बाद में। जैसे हमने मान लिया कि कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है बेटा, मैट्रिक्स के अंदर मान लो एलिमेंट है ए आई जे, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है बेटा, इसका ऑर्डर है m बाई n। तो m जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो को, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम को। क्लियर होगी बातें, कोई आपत्ति यहाँ पे। अब जैसे हम यहाँ पे देखें कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर, यहाँ पे आप कहेंगे कि सर एक रो ये है, दूसरा रो ये है, यानी कि टोटल रो कितने हैं इसमें, तो आप कहेंगे सर 2 हैं। अब मैं कहूं कि कॉलम कितने बेटा, तो आप कहेंगे सर कॉलम वर्टिकली देखिए 1 2, यानी कॉलम भी कितने मिले, 2। तो पहले हमने किसको लिखा, रो को, और बाद में किसको लिखा, कॉलम को। रो बाय कॉलम कभी भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखो जरा, तो यहाँ पे यदि सर देखें हम तो केवल एक ही रो दिखाई दे रहा है, एक ही रो दिखाई दे रहा है। क्लियर बात है। लेकिन हम यदि यहाँ पे कॉलम की बात करें, 1 2 3 4, तो यहां से यदि सर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक रो है, रो पहले आएगा और कॉलम बाद में। 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और 4 किसको, कॉलम को। क्लियर हो गई बात है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन, 1A और B, 1A और B। इस क्वेश्चन को यदि देखते हैं तो इसमें आपको दिखाई देगा कि सर इसमें तो 1 2 3। क्लियर हो गई बात है, यानी सर इसमें तो 3 रो हैं, इसमें तो 3 रो है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया हमने। कॉलम कितने हैं भाई, तो कॉलम देखें यदि, तो कॉलम क्या होता है, वर्टिकल। ये तो एक ही वर्टिकल बन रहा है सर, एक ही लाइन में अरेंजमेंट है सारे, कितना आ गया 3/1। क्लियर होगी मेरी बात है। अगला क्वेश्चन आपको करना, आंसर करना कमेंट में फटाफट। अब चलते हैं आगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जब भी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स लिखे जाएंगे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जैसे बात करें तो इसमें जो 1 है, बात समझना अब आप, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसको पिंक से बनाता हूं। इसमें जो ये 1 है ये क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। 0 जो है ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, ये जो है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये जो है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। वैसे ये भी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हर एक रो कॉलम में जो भी एक एक नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक एक अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं, एक एक सिंबल दिखाई दे रहे हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखाई देंगे वो सारे क्या कंसीडर किए जाएंगे, एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो भाई एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए आई जे। ये क्या बोला है सर, यहां तक तो समझ में आ गया कि ऑर्डर है ए आई जे। ये बात कर रहा है कि ए कोई एलिमेंट है, ए किसकी बात कर रहा है कि ए कोई एलिमेंट है। ओके भाई, एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में है सर, किस रो और किस कॉलम में है। तो बेटा एक के साथ लिखा जाता है आई और जे। क्या लिखा जाता है, आई और जे। आई बतलाता है रो नंबर और जे बतलाता है कॉलम नंबर। क्या बतलाता है, आई बतलाता है रो नंबर, जे बतलाता है कॉलम नंबर। क्लियर हो रही मेरी बातें, बहुत बढ़िया। कम समय में यहाँ पे जो एग्जांपल उठाते हैं, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, ये कितने का, 2/2 का मैट्रिक्स है। तो इसमें 4 एलिमेंट रखे जाएंगे। मैं कहूं यहाँ पे मैंने लिखा A11 A12, तो तुम्हें पता है मैंने क्या बोला, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो नंबर। अभी हम इधर चल रहे हैं तो पहला ही रो है ना बेटा, जब हम इधर चल रहे हैं, ध्यान देना, जब हम इधर चल रहे हैं तो ये पहला रो है। देखो यहाँ पे 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कर रहा है, पहले रो को। अच्छा पहला रो है, कॉलम जो देखें इसके हिसाब से तो क्या बन रहा है बेटा, तो आप कहोगे सर कॉलम भी पहला है, इसीलिए A11 लिखा गया है। क्लियर की बात है। अब आगे चलो, तो अभी भी ये क्या है भाई, पहला रो है, A1 लिखा गया। आगे क्या है, 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि ये दूसरा कॉलम है। क्या है ये, दूसरा कॉलम है। C1 ये C2 हो गया, ये हो गया R1। क्लियर की बात है। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पे लिखूं एलिमेंट, तो क्या लिखूंगा बेटा, सर अब तो हमारा कॉलम नंबर बदल गया, क्योंकि अब कॉलम हमारा ये हो गया।
अरे सॉरी, रो नंबर बदल गया, तो अब हमारा रो ये हो गया। ये क्या हो जाएगा बेटा, A21। क्यों भाई A2 क्यों हो गया, क्योंकि रो नंबर दूसरा हो गया हमारा, रो नंबर दूसरा हो गया हमारा, और कॉलम अब भी स्टिल वही है हमारा। क्लियर बात है। यहाँ पे A22, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे कॉलम का दूसरे रो के और दूसरे कॉलम का एलिमेंट की बात हो रही है। क्लियर होगी बात है। यदि हम यहाँ पे लिखें कि इस मैट्रिक्स में आप बतलाओ कि A23 कौन सा एलिमेंट है, A23 कौन सा एलिमेंट है, तो आपको सिंपल सा इसका मतलब क्या है, रो नंबर पे जाना है। किस में जाना है, रो नंबर पे। ओके सर, हम रो नंबर पे चलेंगे। हम रो नंबर पे गए, देखो भाई, तो रो कौन सा है बेटा, दूसरा। दूसरा रो कौन सा, ये वाला तो भैया पहला है, ये वाला तो पहला है। दूसरा रो ये है सर, दूसरा रो ये। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब बात करें कॉलम नंबर, क्या बता रहा है भाई, कॉलम नंबर तीसरा बतला रहा है सर, कॉलम नंबर तीसरा। कॉलम नंबर तीसरा देखते हैं भाई, कॉलम नंबर तीसरा ये है। अब तुम्हें ये देखना है कि कहां पे ये दोनों रो और कॉलम इंटरसेक्ट किए। यहाँ पे किए हैं, तो यही क्या है तुम्हारा, A23 का एलिमेंट है। क्या है बेटा, 6 नंबर। क्लियर होगी बातें, कोई आपत्ति। मेरे ख्याल से मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया कि हाँ आपको समझ में आ जाए चीजें, और समझ में भी आ गई होंगी। तो अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और करना बहुत कुछ है। अब आ गए हम सीधा क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा। ओके, तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपका यही है कि लेट A इक्वल टू AIJ है। AIJ किसको बता रहा है, एलिमेंट को। अच्छा, ये क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। क्या बतला रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। क्या बतला रहा है, 3x3 का मैट्रिक्स है। क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है। बहुत बढ़िया। 3x3 का मतलब 3 रो और 3 कॉलम है, 3 रो और 3 कॉलम है। अब मैट्रिक्स सच डेट AIJ इक्वल टू J माइनस 2I। अच्छा, यहाँ पे एलिमेंट के लिए फॉर्मूला दिया है कि जब आप फॉर्मूला बना रहे हो तो उसमें क्या करना भाई, ये IJ का फॉर्मूला क्या है, तो वो सर है J माइनस 2I। क्या है, J माइनस 2I। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। तो सर यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एलिमेंट का फॉर्मूला हो गया। अब आपको पता है ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ये बतलाओ भाई आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, मैक्स टू मैक्स 3 तक, क्योंकि 3 रो है। और आई किसको बताता है, रो को। 0 से तो नहीं, 1 से 3 तक इसकी वैल्यू जा सकती है। बोलो भाई, समझ में आ गई बात है। अब यदि हम बात करें जे की, तो जे की भी वैल्यू सर 1 से 3 तक, 3 तक क्या कहता है, 3 तक जा सकती है। कोई आपत्ति इसमें नहीं। 3 तक इसकी भी वैल्यू जा सकती है। अब यदि हम आगे चलें तो इसमें इन एलिमेंट्स को देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है आपको। तो भाई हमें देखना है इन सारे ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से हमें एक एक को पुट करना होगा, एक एक एलिमेंट को निकालना होगा। तो हम यहाँ से यदि A12 निकालें, 1 2, तो बेटा आई की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, 1, और जे की जगह पे क्या गया, 2। तो यहाँ पे जैसे हम पुट करें तो क्या गया, जे की जगह पे 2 माइनस 2 इंटू 1, क्या आ गया बेटा, ये 0 आ गया। सो A12 तो 0 आ गया, और यहाँ पे कह रहा है कि A12 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तो गलत हो गया ऑप्शन। क्लियर हो गई बात है। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्या कर रहा है, AIJ इज लेस देन 0, ऑल AIJ इज लेस देन 0। यहाँ पे तो ये सीधा इक्वल टू 0 आ गया ना, ये तो इक्वल टू 0 आ गया ना यार, ध्यान दो इस बात को। ये क्या रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, इसके हिसाब से तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि भाई इक्वल टू 0 और लेस देन 0 का मतलब क्या है, 0 भी नहीं हो सकता। जब इक्वलिटी होता तो फिर हम सोच लेते थोड़ा सा, तो फिर हम सोच लेते, कंसीडर कर लेते इसको। क्लियर हो गई बात है। आगे चले हम, यहां से हम बात करें तो एक चीज ये है कि A23 कैलकुलेट करो या फिर ये वाला, दोनों को करना ही पड़ेगा, किसी एक को कर लोगे पता चल जाएगा। अब हम यहां से A13 निकालें, क्या निकालें, A13। तो I की वैल्यू क्या है 1, J की वैल्यू क्या है 3, तो J की जगह पे 3 माइनस 2 इंटू 1 कितना आया भाई, तो आप कहेंगे सर 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। और क्या आगे निकालना भाई, A31 निकालना है, A31 क्या हो जाएगा, तो I की जगह पे 3 पुट करना सर, J की जगह पे 1, तो J की जगह पे 1 माइनस 3 इंटू 2 कितना है भाई, तो आप कहेंगे सर ये आ रहा है -5। क्या आ रहा है, -5। अब इन दोनों को सम करते हैं, A13 प्लस A31। अब इसको आप सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा,
1 - 5 इक्वल टू -4। यहां क्या दे रहा -6, क्या दे रहा -6। ये तो ऑप्शन सीधा गलत हो गया भाई, ये तो ऑप्शन सीधा गलत हो गया। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे इनका सम क्या आ रहा है -4, यहाँ पे क्या दे रहा है -6 दे रहा है। क्लियर हो गई बात है? तो ये भी गलत हो गया, तो बच क्या गया भाई ये, यही आपका सही रह गया होगा ऑप्शन। क्लियर हो गई बात है? कोई आपत्ति यहाँ पे? आगे चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इफ x, y एंड xy ऑफ ऑर्डर दिस। अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट वाला भी लग रहा है, तो ऐसे इसी का है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट का भी कंडीशन लग रहा, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। ओके, मैं बता सकता हूं अभी, लेकिन अभी मैं डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूं इसको। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। क्या बात कर रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बातें करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे एक नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इस पे, स्पेशली किस पे? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी किसमें? स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स के। किसके? स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स के। आ जाओ भाई, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखें रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब सिंपल सा ये होता है, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कितना हो 1 हो और नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर होगी बात है? कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है भाई? वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम 1 हो, नंबर ऑफ कॉलम 1 हो, रो की संख्या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात है? यानी कि जैसे हम इन जनरल क्या लिख रहे थे, m/n का मैट्रिक्स लिख रहे थे। इसका मतलब इन द केस ऑफ रो मैट्रिक्स m इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1, और इन द केस ऑफ कॉलम मैट्रिक्स n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। जब केवल एक रो हो तो रो मैट्रिक्स कहा जाएगा, जब केवल एक कॉलम हो तो क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर की बात है? अब आप कहेंगे सर 1/1 का होगा तब क्या होगा? इसमें तो दोनों एक एक है, तो इन्हें रो भी कह सकते हो, कॉलम भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अभी तो आगे चलो स्क्वायर भी कह सकते हो इसे। क्लियर होगी बात है? अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें भैया m इंटू एन का ऑर्डर हो, लेकिन m इक्वल टू एन हो, m इक्वल टू एन हो। क्लियर बात है? यानी कि जिसमें रो की भी संख्या किसके इक्वल हो? कॉलम के इक्वल हो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 0। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा सर? एक रो ये है, दूसरा रो ये है, दो रो है इसमें, और ये कॉलम ये है सर, और दूसरा कॉलम ये है। जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भाई? तो स्पेशल केस है। किसका? स्पेशल केस है। किसका भाई? तो सर स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए बेटा पहले उसको क्या होना होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना मस्ट है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना मस्ट है। क्लियर होगी बात है? अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो क्या कहता है डायगोनल मैट्रिक्स? तो डायगोनल मैट्रिक्स कहता है बेटा कि वो मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर, जैसे मान लो यहाँ पे लिखे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये कहता है कि यदि कोई मैट्रिक्स है AIJ, क्या है? AIJ। अभी हम इसकी बात करेंगे जो एग्जांपल में लिखा हूं, AIJ m/m ऑर्डर का या n/n ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल केस है स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, रो इक्वल टू कॉलम। तो ये कहता है भाई कि AIJ एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू J। समझ में बात है? ये बात समझने की बहुत जरूरी है। यदि इस चीज को आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। क्लियर बात है? इसने क्या कहा? इसने सिंपल सा ये कहा, जिस मैट्रिक्स में कॉलम और रो की संख्या सेम नहीं है वो क्या हो जाएंगी? 0 के इक्वल चली जाएंगी। किसके इक्वल चली जाएंगी? 0 के इक्वल। जैसे हम बात करें यहाँ पे इस एलिमेंट को देखो, इसमें क्या रो इक्वल टू कॉलम है, रो 1 है, कॉलम नंबर 2 है, तो ये क्या होनी चाहिए? 0। ये एलिमेंट ये भी 0 होना चाहिए, 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 ये वाला ये भी 0। बच कौन गए भाई? तो सर बच तो केवल कुछ ही गए। जैसे कौन कौन भाई? तो सर बचने में आपका एक ये है A11, A22,
A3। अब ये एलिमेंट में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। अदरवाइज तीनों नॉन जीरो हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आगे मेरी बातें कि नहीं? यानी कि ए आई जे शुड नॉट इक्वल टू जीरो, एटलीस्ट वन। क्या? एटलीस्ट वन। क्लियर होगी बात है? एटलीस्ट वन। क्यों लिख रहा हूं मैं? किस केस में बेटा? जिसमें आई इक्वल टू जीरो। क्लियर होगी बात है? कम से कम एक नॉन जीरो तो होना ही चाहिए। तीनों नॉन जीरो है, वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो होना ही चाहिए। क्लियर होगी बातें? आगे स्केलर मैट्रिक्स पे चलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है भाई? तो ये स्पेशल केस है भाई साहब जी। किसके? ये स्पेशल केस है तुम्हारे डायगोनल मैट्रिक्स के भी। क्या? डायगोनल मैट्रिक्स के भी। क्लियर होता है? यानी स्क्वायर होने के साथ साथ इनको डायगोनल मैट्रिक्स भी होना पड़ेगा। यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब देखें इसमें तो क्या कहते हैं भाई? तो इसमें कहते हैं ए आई जे विल बी सेम। ठीक है, विल बी सेम इफ आई इक्वल टू जे। ये कहते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट है, क्या? डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट कौन है भाई? जिसमें रो और कॉलम दोनों संख्या सेम हो। क्लियर बात है? वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे मान लो यहां पे हमने लिखा रूट टू जीरो जीरो रूट टू, तो क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? यहां पर सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि ये एलिमेंट जो है क्या है? ए वन वन है, ए वन वन है, ये क्या है? ए टू टू। ये दोनों क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो फिर ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे 3x3 का लिखता हूं मैं, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये भी क्या कहलाएगा बेटा? इसी को मैं 7 बना दूं, ये भी क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर की बात है? यानी कि डायगोनल एलिमेंट शुड बी सेम। डायगोनल एलिमेंट शुड बी सेम। क्लियर होगी बात है? आगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है भाई? ये स्केलर मैट्रिक्स का भी स्पेशल केस है। स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। मतलब समझ में आ गया? अब क्या स्पेशल होने वाला है सर? स्केलर मैट्रिक्स। अब क्या स्पेशल इसमें होने वाला है? स्केलर से अब क्या स्पेशल होगा? तो स्केलर से स्पेशल ये होगा बेटा कि ए आई जे एलिमेंट यानी डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे। वो स्केलर मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट 1 हो। क्या हो? 1 हो। जैसे 1 0 0 1 दिखाई दे रहा? ये क्या है? 2/2 का। ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3/3 का। क्लियर हो रही बात है? कोई आपत्ति इसमें नहीं। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट ए आई जे विल बी इक्वल टू जीरो। ये बात है? ए आई जे इक्वल टू जीरो लिख दिया, इसका मतलब सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। क्लियर कट? अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करते हैं भाई। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखो भाई, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ये तो खैर आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं क्या होते हैं। देखो भाई, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो जो होता है, रो की संख्या जो होती है ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम होता है। समझ में आगे बात है? और वर्टिकल में क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ कॉलम की संख्या जो होती है वो क्या होती है? ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो होता है। ये सिंपल सी बात होती है। ठीक है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें है नहीं, सो मैं गा करके आपको बतलाऊं, इतना ही बस होता है। क्लियर होगी बात है? बहुत बढ़िया। आगे चले अब हम। चलो भाई, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, देखो भाई ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज के हैं, यहाँ पे लिखा भी है डेट, ये 2025 2025 2025। देख लो भाई, समझ में बात है? देखो पहला क्वेश्चन, असर्शन है और डायगोनल। अच्छा ऐसे लिखा हुआ तो ये कह रहा है केवल डायगोनल एलिमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डायगोनल एलिमेंट दिया हुआ है।
क्या कह रहा है? डायगोनल इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ये डायगोनल एलिमेंट दिए 3, 5 और 2। ये स्केलर मैट्रिक्स है क्या? स्केलर मैट्रिक्स है क्या? तो अभी आपको पता चला है कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स तब स्केलर मैट्रिक्स बनेगा, तब स्केलर मैट्रिक्स बनेगा जब उसके ऑल एलिमेंट्स आर सेम। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। क्लियर हो गई बात है? अब इसको मैं रिप्रेजेंट करूं मैट्रिक्स के फॉर्म में तो क्या लिखूंगा भाई? तो ये जो एलिमेंट दिएगा ना बेटा, डायगोनल वाले एलिमेंट है, यानी कि 3/3 का कोई मैट्रिक्स है। देखो लिखा भी है यहाँ पे 3/3 का कोई मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 डायगोनल एलिमेंट है यानी कि 3/3 का है, 2 डायगोनल एलिमेंट है यानी कि 2/2 का है, 4 डायगोनल एलिमेंट है यानी कि 4/4 का मैट्रिक्स है। क्लियर होगी बात है? अब यदि हम बात करें तो भैया 1, 3 यहाँ पे आ गया, 5 और 2, इसके अलावा और सारे जगह पे 0 0 0 0, ये होगा कंडीशन। अब ये बताओ क्या स्केलर दिखाई दे रहा? स्केलर होने के लिए तो सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्लियर? रीजन देखो, अब ये तो भाई गलत हो गया भाई साहब। अब इफ डायगोनल मैट्रिक्स हैज ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स इक्वल, इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। यही तो बात है, यही तो बात है, यही तो सही बात है कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है जी, क्या होने चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स है ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स इक्वल। तो मतलब सारे डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट जो होने चाहिए क्या होने चाहिए? नॉन जीरो जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तभी क्या होगा भैया? वो डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स होगा। क्लियर होगी बात है? आगे चले आओ, अगला क्वेश्चन है AC00BD000005, ऐसा कुछ दिया हुआ है, इज ए स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, स्केलर मैट्रिक्स तो तुरंत चुभना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या हो सकता है। सो मैट्रिक्स ये हो सकता है कि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे? 0 होंगे। क्या होंगे? 0 होंगे। अब इसमें कह रहा है वैल्यू ऑफ A + 2B + 3C + 4D बतलाइए आप। एक बात बताओ भाई, एक तो यहाँ पे C जो है क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट है कि नहीं है? यानी C ऑलरेडी क्या बन गया? 0। B जो है ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये भी क्या होगा भैया? 0। क्लियर बात है? अब क्या क्या बच गए? A और D, A + 4D केवल बच गए हैं आपके। क्लियर हुई बात है? अब मैं आपसे पूछूं कि अभी क्या बताया गया स्केलर मैट्रिक्स में? स्केलर मैट्रिक्स में सर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये एलिमेंट यदि 5 है बेटा तो डी भी कितना होगा? 5 होगा। ये भी कितना होगा? 5 होगा। यानी कि एक जगह पे 5 + 4 × 5 कितना आ गया भाई? 25। नहीं आया क्या? कोई दिक्कत हो गया क्या इसमें? समथिंग इज रॉन्ग, या कुछ वैल्यू पुटिंग मेथड में कुछ गड़बड़ी हो गई। A + 2B + 3C, मैं इसीलिए कंटेंट्स लेके बैठा हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए तो फिर हमें पता चलते रहे क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं। ठीक है भाई, 2 सेकंड लगेगा, जस्ट आई विल वेरीफाई इट। समझ रहे हैं आप लोग? ओके, ये ऑप्शन ही 25 है बेटा, ये ऑप्शन ही 25 है। मतलब बात वो नहीं है, बात यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं हो गई, कैलकुलेशन की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या गया आपका? डी वाला ऑप्शन हो गया, यही आपका सही ऑप्शन है। आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इफ द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ 3/3 स्केलर मैट्रिक्स। देखो भाई कितना प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स पे, इनका फेवरेट हो गया इस साल का तो। और सीबीएसई की खास बात है कि एक ही ढर्रे पे चलता है 4-5 साल तक। यदि इस साल इन्होंने इस पे क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यू में तो पक्का बेटा फिर आने वाला है, समझ लो। तो इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ 3/3 स्केलर मैट्रिक्स इज 9, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज व्हाट। कह रहा है कि कोई 3/3 का स्केलर मैट्रिक्स है, 3/3 का। मैंने बोला भैया जितने बाय जितने का मैट्रिक्स होगा उतना ही डायगोनल एलिमेंट होंगे, यानी डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे? A11, A22, A33, इन तीनों का सम क्या दिया बेटा? 9। क्या दिया है? 9। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बढ़िया से दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है तीनों एलिमेंट क्या होंगे बेटा? सेम होंगे, क्योंकि ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। दिख रहा है कुछ हवा में जा रहा है? बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स, और इसका सम दिया 9, तो सब क्या हो जाएंगे? सेम। तो हम यहाँ पे यदि ए तीनों को मान लें, कोई दिक्कत है क्या? तो आप कहेंगे सर A = आ गया 3, A = आ गया 3, कोई आपत्ति यहाँ पे? नहीं। बहुत बढ़िया। अब यदि मैं कहूं आपसे कि ये बताओ बेटा इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? इनका प्रोडक्ट का मतलब क्या है?
तीनों एलिमेंट का प्रोडक्ट, तीनों कितना है, 3 ही तो आए हैं, तो 3 into 3 कितना आ जाएगा बेटा, 27। कहानी खत्म। आगे चले, कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं ना, बढ़िया। अगले स्लाइड पे चलो भाई, अब आगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में। 2 सेकंड आप हमें दीजिए था, तो जस्ट 2 सेकंड। ओके, ठीक है। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे, मुझे लगा पता नहीं कौन इतनी रात को मैसेज इतना कर रहा है। आगे चले, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब हम आ गए भैया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। मेरे ख्याल से टाइप ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, मैट्रिक्स क्या है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहे, ये सबसे जबरदस्त बात है कि क्या क्वेश्चन आ रहे, ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे चले, अब चलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो भाई, कभी भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल कहे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। कब इक्वल कहे जाएंगे भाई, तो इनके कहे जाने का जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, क्या, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम, मैट्रिक्स शुड बी सेम। मतलब कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि ए मैट्रिक्स जो है m/n का है, तो बी मैट्रिक्स जो है m/n का ही होना चाहिए। समझ में एक बात है, मेरा कहने का मतलब है, ये यदि 4/4 का है तो बी भी 4/4 ही का होना चाहिए। ये यदि 5/4 का है तो बी भी 5/4 ही का होना चाहिए। ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए। क्लियर कट, कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं। अब यदि हम बात करें दूसरी केस, क्या है बेटा, इनके जो मैट्रिक्स होंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्या बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो जाएंगे, तब जाकर के क्या होगा, कंप्लीटली इक्वल मैट्रिक्स कहा जाएगा। क्लियर की बात है, केवल इससे काम नहीं चलेगा, उनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम ऐसे रैंडम नहीं, पोजीशन वाइज। A11 यदि इक्वल है B11 के, समझ में आता है कि नहीं, A11 यदि इक्वल है B11 के, तभी ऐसे ही ऑर्डर में A12 यदि इक्वल है B12 के, A21 यदि इक्वल है B21 के, तभी वो क्या कहलाएगा, आपका इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 2/2 का मैट्रिक्स है कोई, यहाँ पे है A11 में हटाओ, ज्यादा फील नहीं आता तुम्हें। जैसे मान लो ये है A, ये है H, ये है स्टार, ये है 5, ये है A मैट्रिक्स। अब B मैट्रिक्स मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ये भी 2/2 का है, तो पहला कंडीशन तो कंप्लीट हो गया। ऑर्डर तो सर सेम है, बहुत बढ़िया। एलिमेंट देखते हैं, यदि एलिमेंट यहाँ भी A है, यहाँ भी H है, यहाँ भी स्टार है और यहाँ भी 5 है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इक्वल मैट्रिक्स। क्या, इट विल बी कंसिडर्ड एज इक्वल मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात है, कोई आपत्ति नहीं ना, क्योंकि देखो ये वाला एलिमेंट क्या है, A11, ये क्या भाई B11, दोनों क्या है, इक्वल हो रहे हैं, सेम पोजीशन वाले। यहाँ पे A12 B12 क्या सेम हो रहे हैं, बिल्कुल सर सेम है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे के सारे सेम हैं, दिखाई दे रहा है, सेम पोजीशन के साथ। बहुत बढ़िया, समझ गए आप। आगे चलते हैं। अब आगे क्या भाई, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन तो यही है भाई, जो यहाँ पे है, ठीक है, जो यहाँ पे है कि इनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर हो गई बात है। तो पहला तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, वही चीज चेप देता हूं मैं, इनका ऑर्डर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यदि हम इसमें देखें तो क्या आ गया भाई, ऑर्डर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहली बात यही कि ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर कट, कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं। ऑर्डर सेम हो गया भाई, तो एडिशन कैसे होगा, क्या होगा, एडिशन कैसे होगा। तो एडिशन बेटा जी, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एडिशन में जाएंगे, क्या होंगे, एडिशन में जाएंगे। समझ में आगे बात है, कोई पाप यहाँ पे नहीं। बहुत बढ़िया भाई। इसका मतलब है क्या सर, इसका मतलब यही है बेटा कि जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 लिखा है। अब मान लो ये A मैट्रिक्स है, दूसरा B मैट्रिक्स है,
यहाँ पे क्या है भाई 5 7 6 4। यहाँ पे इक्वल होने की कंडीशन नहीं बात की जा रही, यहाँ पे बस ये बोला जा रहा है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स की बात नहीं की जा रही। दोनों में अंतर है भाई, समझना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में ऑर्डर के साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जब एडिशन करेंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे। क्लियर होगी बात है। इसका मतलब क्या है कि सेम पोजीशन वाला पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले रो वाला और पहले कॉलम वाले एलिमेंट्स के साथ ऐड होगा। कैसे समझ जाएंगे हम एग्जांपल से ज्यादा बेहतर। जैसे a प्लस बी करना है तो ए मैट्रिक्स क्या है भाई 2 3 4 5 प्लस बी मैट्रिक्स क्या है 5 7 6 7 6 4 है। कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं। अब जब एडिशन करोगे तो आप देखोगे ये क्या है a11 है, ये क्या है b11 है, ये आपस में ऐड होंगे। क्लियर बात है। यानी 2 प्लस 5 3 प्लस 7 4 प्लस 6, बहुत आसान है 5 प्लस 4। अब इसको ऐड करके लिख लेंगे आप आराम से। ये नहीं कि यहीं पे छोड़ दिया छोटका बच्चा की तरह। अब हम आगे क्या करें सर, आपने तो बताया ही नहीं। तो भैया बच्चों वाली हरकतें नहीं, अब आप हो चुके हैं बड़े, ठीक है। अब जाएंगे पहुंचेंगे कॉलेज में 2-3 महीनों में। क्लियर हो गई बात है। अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अगले कंसेप्ट से पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या भाई, x माइनस वाई की वैल्यू बतलानी है आपको, और ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल दिखाए गए हैं। इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वलिटी को होल्ड कर रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को होल्ड कर रहे हैं। और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को होल्ड कर रहे हैं यानी कि ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है यार। क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है यार। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आप देखो तो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है परमात्मा, तो आप कहेंगे सर केवल एक चीज चाहिए होता है, दो इक्वेशन। क्या चाहिए होता है, दो इक्वेशन। दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन। तो एक x प्लस वाई हम यहां से उठाएं, x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, ये 9 के इक्वल होगा देवता। तो लिख लो भाई x प्लस वाई सर 9 के इक्वल होंगे। ओके, और क्या करें भाई, तो और किसी को एक उठा लेते हैं, जिसको मन करे उसको उठा लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैं कहूं कि चलो भाई एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं 3x इक्वल टू x प्लस 6। मेरे को मन ही कर गया इसी को उठाने का, क्यों हम ज्यादा इसमें रायता फैलाएं। तो यहां यदि हम काम करें तो एक बन गया क्या 3x इक्वल टू x प्लस 6। यहां से सॉल्व करेंगे 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। और तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू सर 6 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, x माइनस वाई, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6। अब यहां से हमने सॉल्व किया -3 आंसर हमारा आ गया। बहुत ज्यादा हमें अड़चने क्यों पालने, जब चीजें आसानी से हो जाएंगी। आपको चीजों को एकदम तोड़ मरोड़ के देखने आना चाहिए। जितना आप चीजों को बारीकी से देख पाएंगे उतना ही बेहतर आप आंसर कर पाएंगे। क्लियर होगी बात है। मैंने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बातें कर लिया था। अब यहाँ पे यदि हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए। क्लियर होगी बात है। इस प्रॉपर्टी को हम नाम भी देते हैं, क्या नाम देते हैं भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। आप नाम से याद रखें ना रखें, इसका काम याद रखें, क्या इसका काम है। क्लियर होगी बात है। ये मैटर नहीं करता, नाम याद रहे। इसे क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या भाई, जैसे 3 मैट्रिक्स है, किसी दो को जोड़ के तीसरे को जोड़ लो, सेम ही आने वाला रिजल्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले को दूसरे से जोड़े फिर तीसरे को जोड़े, या दूसरे को तीसरे से जोड़े फिर पहले को जोड़े, तो बताया पहले को तीसरे से जोड़े फिर दूसरे को जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट आने वाला। तो ये दोनों ही लॉज को क्या करता है, बखूबी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या करता है, ऑबे करता है। क्या करता है, ऑबे करता है। क्लियर हो गई बात है, कोई आपत्ति। ओके, पूरी तरीके से कैमरा पता नहीं क्यों, ओके 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 ओके, रुक जाओ भाई, ऐसा क्या हो गया, मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही है क्या, आगे आ जा भाई, हट जाता हूँ थोड़ा कैमरे से मैं। इतना ब्लर क्यों हो गया कैमरा, एडजस्टमेंट करते करते। दिक्कत क्या आ गई, आ जाओ भाई, एडजस्ट कर लो अपने आप को, नहीं करोगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है।
ओके, तो हम यहाँ से कट कर देंगे भाई। तो आप घबराइएगा नहीं कि मास्टर कहाँ गायब हो गया था, क्या करने लगा था, ऐसा क्या दिक्कत हो गई थी। एक्चुअली कुछ इश्यूज आ गए थे और दैट्स वाई जस्ट वी हैव मैनेज इट। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ए के साथ किसी भी यदि नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, नल मैट्रिक्स। जीरो का मतलब क्या है बेटा, ओ का मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स। क्या है, नल मैट्रिक्स। तो क्या आएगा बेटा, ए ही मैट्रिक्स आ जाएगा। और यदि आप ए के साथ माइनस ऑफ ए को प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। ये छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं आज की डेट में, तो 2 - 2 क्या होता है, तो आपको क्या ही बतलाना है। आगे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर। स्केलर नंबर का मतलब क्या होता है, कोई कांस्टेंट नंबर, कोई आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। क्लियर कट, कोई दिक्कत, 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स से नहीं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हम देखेंगे, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। यहाँ पे जब भी आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर करते हैं बेटा, तो वो कुछ नहीं करना, सारे के सारे एलिमेंट के साथ क्या होता है, वो नंबर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कुछ इस प्रकार दिया है m/n। यदि इसमें हमने k का मल्टीप्लाई किया, किसमें, मैट्रिक्स में, किसमें, मैट्रिक्स में, यानी कि k इंटू aij पूरे मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लाई किया। तो इन्होंने ये दिखाया कि भैया जब k का मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये सारे के सारे अंदर देखो, अब एलिमेंट के अंदर जा चुका है k, यानी कि सारे एलिमेंट के साथ k जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। मजेदार बात ये है कि जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो वहां पे एक अलग ही तरीके की चीज पढ़ेंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों में। तो यहाँ पर समझ लो कि मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो भी नंबर से आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, हर एक रो के एलिमेंट से, हर एक कॉलम के एलिमेंट से। क्लियर होगी बातें, बहुत बढ़िया। जैसे हम बात कर रहे हैं, ए कोई मैट्रिक्स है, ले लेते हैं एग्जांपल एक। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 5 7 2 6 4। हमने क्या किया, इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया। 5 का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 5 इंटू मैट्रिक्स 3 5 7 2 6 4। क्या आ जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये तो आसान है, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 6 5 जा 30, 4 5 जा 20। यही आ जाएगा ना, सेम चीज करना है। क्लियर होगी बातें, मेरे ख्याल से बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, क्या कर रहे हैं और क्या करना है हमें। क्लियर कट, कोई आपत्ति नहीं। आगे चले अब हम आगे चले, थोड़ा सा मैं इसको इधर करूंगा क्योंकि हो सकता है हमें स्पेस की जरूरत है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स समझने के लिए। ओके, इसको मैं अलग पेज पे कर दिया होता तो बेहतर रहता। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे चलने में क्या भाई, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स की बात हो रही है। देखो भाई, जितना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आसान था, उतना आसान मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स नहीं होता है। उतना आसान मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स नहीं होता है। कैसे नहीं होता, इस बात को समझते हैं। क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कंडीशन है, इसके लिए बहुत सारे कंडीशन है। जैसे यहाँ पे हम बात करें, कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स दिया है ए आई जे, m/n ऑर्डर है इसका। दूसरा मैट्रिक्स है बी, b/j एलिमेंट है इसके, ठीक है, वो क्या है, n/p के ऑर्डर है। देखो यहाँ पे खास बात ध्यान देना, उसी से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका ऑर्डर m/n है, इसका ऑर्डर n/p है। एडिशन वाला मामला नहीं है। आप ये मत खोजना कि ऑर्डर दोनों का सेम क्यों नहीं है। क्लियर होगी बात है। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो सर हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसका ऑर्डर जो है m/n है, इसका जो है n/p है। यहाँ पे एक चीज तुम्हें कॉमन दिखाई दी होगी, इसका जो कॉलम नंबर है, क्या है, कॉलम नंबर, क्या है, कॉलम नंबर। एक ही कलर ही चल रहा है, कॉलम नंबर है, ठीक है। और इसका जो रो नंबर है, ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। बस बेटा पकड़ लिए, बस बेटा पकड़ लिए। पहला रो जो होगा जिसके साथ, पहला जो मैट्रिक्स होगा जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो भाई साहब इक्वल हो। क्या हो, इक्वल हो। पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो भाई साहब इक्वल हो। क्लियर होगी बातें, तभी ये पॉसिबिलिटी दर्शाएगा कि हाँ भैया हम मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर होगी बातें। अब देखो यहाँ पे लिखा है, इफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज ऑफ सेम ऑर्डर। समझ बात है कि नहीं,
कॉलम और रो, पहले का कॉलम और दूसरे का रो बेकायदे लिखा गया है यहाँ पे, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स दिखाई दिया और रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इज ऑफ सेम ऑर्डर। समझ बात है कि नहीं, सेम ऑर्डर होना चाहिए इन दोनों का, मतलब सेम होने चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। बहुत बढ़िया भाई। अब मल्टीप्लिकेशन मान लो पॉसिबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो हो ही गया, क्योंकि यहाँ पे जो चाहिए था एन है, कॉलम नंबर एन है और रो नंबर क्या है, एन है, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है आराम से, कोई दिक्कत की बात है नहीं। हाँ सर ये तो प्यार से हो गया। अब बात करें सर जब प्रोडक्ट हो जाएगा, मान लीजिए ए इंटू बी डिफाइन हो गया, ए क्रॉस बी आ गया, इसको हमने सी मैट्रिक्स कह दिया, क्या कह दिया, सी मैट्रिक्स कह दिया। अब इस सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा क्या होगा, ये सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो वो जो ऑर्डर होगा बेटा, अब क्या बच गया पहले का, तो पहले का बच गया रो और दूसरे का क्या बच गया, कॉलम, क्या बच गया, कॉलम। यानी कि इसमें क्या होगा, पहले का रो और दूसरे का कॉलम, क्या, दूसरे का कॉलम, यानी ए मैट्रिक्स का रो और बी मैट्रिक्स का कॉलम ही इसमें प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर हो गई बात है। अब देखो पहले का रो क्या है भाई, एम है, कॉलम क्या है भाई, पी है, दूसरे का कॉलम क्या है, पी है। यहां से आप ऑर्डर निकाल पाएंगे, क्या निकाल पाएंगे, ऑर्डर निकाल पाएंगे। क्लियर हो गई बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये दिया हुआ है, अब हमें यहाँ पे पहचानना है कि किसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे ए बी का पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन दिए गए, आपके नाम आपके लिए। चलो भाई अब करो पहला, ए जो है वो क्या है 5/3 ऑर्डर का है, दूसरा 3/7 ऑर्डर का है, क्या है 3/7 ऑर्डर का। हमें देखना क्या है, तो सर पहले का कॉलम दूसरे का रो, पहले का कॉलम दूसरे का रो, तो पहले का कॉलम सर 3 है, दूसरे का रो सर 3 है, इसका मतलब सर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यानी कि ए इंटू बी क्या है बेटा, पॉसिबल है, क्या है, पॉसिबल है। अब मैं पूछूं आपसे कि ये बतलाओ भैया, ये लल्ला बतलाओ कि इनका ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर के लिए सर जो बच गया वो देख लेते हैं। पहले का बच गया 5 यानी कि रो नंबर, और दूसरे का बच गया 7 जो कि क्या है, कॉलम नंबर, यानी 5/7 ऑर्डर का ये प्रोडक्ट निकल करके बाहर आएगा, ललना पलना में जुलना शुरू होगा। क्लियर हो गई बात है। आगे देखो भाई, ए मैट्रिक्स है आपका 3/2 का, बी मैट्रिक्स है 2/3 का, क्या है, बी मैट्रिक्स है 2/3 का। अब मैं यहां से बात करूं आपसे, अच्छा एक और बात मैं करूं इसमें, पहले वाले में एक और बात कर लूं, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं ना, बहुत बढ़िया। ये बताओ क्या बी क्रॉस ए पॉसिबल है क्या, बी क्रॉस ए पॉसिबल है क्या, बी क्रॉस ए, तो बी के लिए बेटा जब हम चले तो बी फर्स्ट हो गया, क्या हो गया, बी फर्स्ट हो गया, बी फर्स्ट हो गया। तो बेटा अब हम देखेंगे बी का कॉलम नंबर, क्या देखेंगे, बी का कॉलम नंबर, बी का कॉलम नंबर क्या है 7। ओके सर, अब दूसरा कौन सा है भैया, इसके लिए ए है, तो ए का देखेंगे रो नंबर क्या है 5। क्या यहाँ पे 7 = 5 होता है क्या, कभी इक्वल होता है क्या, तो नहीं होता है सर, नहीं होता है। तो सर यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसका तो ये भी समझ में आएगा आपको कि ए बी यदि डिफाइन है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि बी इंटू ए डिफाइन हो, यानी कि भैया हमेशा जरूरी नहीं है कि ए बी डिफाइन है तो बी इंटू ए भी डिफाइन होगा, इक्वल होगा उसके। क्लियर हो गई बात है, बी इंटू ए डिफाइन ही नहीं होगा, पहली बात तो ये है। क्लियर हो गई बात है। अब चले हम आगे, इतना बात समझ में आ गया, इसके बारे में और चर्चा होगा जब प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। अगला देखें भाई, ए मैट्रिक्स क्या है 3/2 ऑर्डर है, बी मैट्रिक्स क्या है 2/3 ऑर्डर है। अब यहाँ पे बताओ ए क्रॉस बी डिफाइन है तो बताओ फटाफट बताओ, इसका कॉलम नंबर, इसका रो नंबर सेम है, डिफाइन है सर। ऑर्डर क्या होगा इसका प्रोडक्ट का, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका 3 इसका 3, यानी कि ये जो आएगा CIJ वो क्या आएगा 3/3 का। अब मैं पूछूं कि बी क्रॉस ए क्या इसका डिफाइन है क्या, बी क्रॉस ए कुछ डिफाइन है क्या, बोलो भाई। तो आपको सर देखते हैं बी का क्या है भाई, कॉलम नंबर 3 है, और ए का रो नंबर क्या है बेटा 3 है। सर ये तो सेम हो गया, यानी डिफाइन है। अच्छा जी, क्या कुछ खास बात दिख रहा है क्या आपको, इसमें कुछ खास बात दिख रहा है क्या, जो यहाँ पे ऑर्डर है उसका जस्ट रिवर्स यहाँ पे है, क्या है, जस्ट रिवर्स यहाँ पे कोई दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ से अब एक बात समझ लो आप, यहाँ से एक बात समझ लो, यदि ए m/n ऑर्डर का है और b n/m ऑर्डर का है, समझ में बात है, a m/n ऑर्डर का है, b n/m ऑर्डर का है, उस केस में बेटा a इंटू बी भी डिफाइन होगा, उस केस में a इंटू बी भी डिफाइन होगा और b इंटू ए भी डिफाइन होगा। क्लियर हो गई बातें, कोई आपत्ति यहाँ पे, पाप वाप है यहाँ पे, नहीं ना,
बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं आप। अगला क्या है भाई, यहाँ पे देखो दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 के 3x3 के, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो सब कुछ सेम होगा भाई। और ऊपर से खास बात क्या है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं। क्या है, सेम ऑर्डर के। तो भाई यहाँ पे सीधा दिख रहा होगा आपको, सर ये तो डिफाइन ही डिफाइन है, ए इंटू बी कर लें या बी इंटू ए कर लें, कोई पाप है ही नहीं। क्लियर होगी बात है। अब यहां तक यदि आपको समझ में आ गया तो अब हम आगे की चीजें जो करने वाले वो आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन ये है आपका कि ये 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। ये क्या हो रहा है भाई, कैमरे को, मैं कैमरे से हट जा रहा हूं क्या? ओके, मेरे गायब होते ही क्या हो रहा है, कैमरा मुझे सर्च करने लगा। ओहो समझ गया मैं, स्क्रीन से मुझे गायब नहीं होना है ना, कुल मिला के बात मैं ये समझा अब। ठीक है, ऑटो पे कर देने से क्या हो रहा है, मैनुअल पे, मैनुअल सेटिंग हो रही है। मैनुअल सेटिंग में तो आने जाने से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो, तो यहाँ पे देखो भाई कह रहा कि इसमें से बताओ भैया कौन सी डिफाइन है, ओनली ए बी डिफाइन है। तो पहले तो ऑर्डर तो लिख लो, ए का ऑर्डर क्या बेटा 3x3, अलग कलर से लिखते हैं थोड़ा सा हाईलाइट रहेगा, जिसकी जरूरत है उसको अलग कर लेते हैं ना। ये क्या हो जाएगा भैया ऑर्डर, तो इसमें क्या भाई आपका रो नंबर क्या है 3 है, रो पहले लिखते हैं कॉलम नंबर बाद में। यहाँ पे भाई रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 3 है। अब देखो भाई क्या क्या बातें कर रहे हैं, ए बी डिफाइन है, ए सी डिफाइन है, बी ए डिफाइन है, क्या क्या डिफाइन है, क्या नहीं डिफाइन है, पता नहीं क्या डिफाइन है। तो देखो भाई ए बी की बात करें तो ए बी में हम देखें तो डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, पहले का कॉलम दूसरे का रो। सेम है सर, ए बी डिफाइन है, ए बी डिफाइन है, ए सही हो सकता है। अभी बात की जा रही है ए सही हो सकता है नहीं, ठीक है, हो नहीं गया। ठीक है, बी इंटू सी देखते हैं, अच्छा ए इंटू सी देखते हैं, ए इंटू सी, ए इंटू सी। ए में भी देखो भैया कॉलम 3 और सी में भाई रो नंबर क्या है 1 है। ये तो गड़बड़ हो गया ना पापा, तो ये गलत हो गया। आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ से ए सी इसमें भी डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे भी तो डिफाइन नहीं होगी ना, ऐसा थोड़ी है। क्लियर की बात है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब देखो आगे ओनली बी ए, बी ए की बात करें। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, सत्य है कि यही अब सही होने वाला है। क्लियर की बात है, क्योंकि ये अब हो चुका है सही। अब ये ऑप्शन अब होने के कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि यही अब ऑप्शन होता तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बन रही थी। अब यहाँ पे हमने जैसे देखा ए सी गलत हो गया, तो फिर क्या हो गया, अब सारे सारे गलत। वैसे देख लेते हैं बी ए को, तो बी ए को देखते हैं, बी बी ए, बी क्या है भाई, तो बी का कॉलम नंबर 1 और ए का भाई रो नंबर 3 इक्वल है, नहीं है, नहीं डिफाइन है। कहानी खत्म, आगे चलते हैं, टाटा बाय बाय। मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस ये मैट्रिक्स का पूरा जान है, ये जो टॉपिक है पूरे मैट्रिक्स का जान है। समझ में आ रही बात है, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठ करके आते हैं, समझ लो आप। अब क्या है जान इसमें भाई, तो इसको भाई मल्टीप्लिकेशन करना अपने आप में बच्चों के लिए बहुत बड़ा मतलब तांडव हो जाता है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, सही में बोल रहा हूँ। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे दो मैट्रिक्स का करते हैं, हमने तो ये समझ लिया था ना क्या मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन है और क्या उसके ऑर्डर आएंगे। अब देखो ये जैसे दो मैट्रिक्स दिया गया, तो आप बतलाओ पहले क्या इनका मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो सर इनका हमें देखना है रो नंबर, पहले का देखना है कॉलम नंबर और दूसरे का क्या देखना है रो नंबर। पहले का कॉलम 2 और दूसरे का रो 2, तो ये तो सेम हो गया सर, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मैं कहूं कि क्या इनका ऑर्डर होगा जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो सर पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम को लेते हैं, तो क्या बना भाई 2/3 का ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा। क्लियर कट, कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं सर। अब ए क्रॉस बी निकालें अपन, क्या निकालें ए क्रॉस बी। देखो भाई ए क्रॉस बी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके। हम स्पेशल तरीका एक ही इस्तेमाल करने वाले हैं, रो बाय कॉलम मेथड। क्या, रो बाय कॉलम मेथड, कॉलम बाय कॉलम कर लेते हैं, कई बार लोग कॉलम बाय रो कर लेते हैं, रो बाय रो कर लेते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम इसी तरीके को लेकर चलेंगे, सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका है। आप क्लास 6 में एक चीज पढ़े होंगे, आप क्लास 6 में एक चीज पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे भाई, कि जब आपको पढ़ाया गया था ए को हम आप चूज कर रहे हैं, ठीक है, ए इंटू बी प्लस सी जब लिखा जाता था, तो आपको याद होगा ए का मल्टीप्लाई बी में भी करते थे और ए का मल्टीप्लाई, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। अब आगे आप गए होंगे तो और आपको एक एक्सपेंडेड चीज सिखाएगी कि बेटा यदि ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी प्लस ई करना है,
तब क्या करोगे, तो आपको सिखाया गया कुछ नहीं बेटा, a इंटू सी प्लस डी प्लस ई, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी इंटू ओके, प्लस बी इंटू सी प्लस डी प्लस ई के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे तो सिखाया गया था। अब फिर बताया गया कि अब ए को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस बी। याद आ रहा है आप लोगों को, एकदम बेकायदे। सेम चीज यहां भी करना है, सेम चीज यहां भी करना है। रो किसके बारे में बोल रहा है, तो रो बात कर रहा है फर्स्ट मैट्रिक्स की बात, क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो। और कॉलम किसकी बात कर रहा है भैया, कि सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम की बात कर रहा है। क्लियर हो बात है, पहले के रो सेकेंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होना, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई, पहली बात ये समझ में आ गया आपको, पहले के रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। क्लियर कट, कोई आपत्ति इसमें। जैसे अब यहां पे हम बात करें तो पहला रो यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे सर पहला रो तो ये है, यानी ये रो जैसे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट होता था, ठीक है, वो क्या होता था, दूसरा वाला जो दिया होता था, समझ बात है कि नहीं, उसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था। सेम तरीका यहाँ पे, पहले रो को जब हमने चूज कर लिया तो पहला रो जो है, ये पहला रो जो है ना बेटा, ये पहला रो जो है ना, ये सारे के सारे कॉलम के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्लियर होगी बातें क्या। अब इस बात को समझते हैं, और हर एक नया नया एलिमेंट प्रोड्यूस होगा। जैसे यहाँ पे एक ऐसे मिला, एक दूसरा मिला, ये अलग। क्लियर बात है, तो जब एक कॉलम से हो जाएगा तो वो एक एक एलिमेंट बन जाएगा, जब ये दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो वो दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, और तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो वो तीसरा एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर की बात है। इसका मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये वाले रो को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस बात करें हम इसको, तो इसको हम कहेंगे R1, ये होगा C1, ये होगा C2, ये होगा C3, और ये वाला क्या कहलाएगा, R2। तो R1 जो मल्टीप्लाई होगा किससे बेटा, C1 से, R2 मल्टीप्लाई, सॉरी, अब ये होगा पहला एलिमेंट, दूसरा R1 मल्टीप्लाई होगा C2 से। मैंने यही बोला ना, एक एलिमेंट को चूज कर लो, यानी एक रो को चूज कर लो, उसको सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर R1 मल्टीप्लाई होगा C3 से। अब हम फिर दूसरे वाले कॉलम को, रो को लेंगे, किसको लेंगे, दूसरे वाले रो को, तो फिर क्या करेंगे, R2 इंटू सर C1, सेम प्रोसेस, जैसे यहाँ पे A का मल्टीप्लाई सबके साथ कर ले, फिर B का भी सारे के साथ मल्टीप्लाई किए, तो R2 इंटू C1, R2 इंटू C2, R2 इंटू C3। क्लियर होगी बात है, कोई आपत्ति यहाँ पे, पाप इसमें बहुत आराम से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब इतनी समझ में आ गई बात है, तो अब हम मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं भाई, कैसे करें भाई, तो हाथों से करना है यार, और कैसे करोगे। देखो भाई, R1 क्या है, 1 2। अब देखो एलिमेंट जो होंगे ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा, पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से। क्लियर होगी बात है, तो 1 इंटू 1, ठीक है, ये नहीं कि 1 को सबके साथ लपेट दिए, सही बात है कि नहीं, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। क्लियर। अब 1 2 का मल्टीप्लाई आगे करें, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3, आगे 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1। क्लियर है, कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं। आगे चलते हैं 3 वाला केस में, तो 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू, नहीं वहां पे तो 0 है ना, 0 इंटू 2, आगे 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 1। यही हुआ, कोई दिक्कत। अब ये सारे एलिमेंट आपके बन जाएंगे, क्या आ जाएगा भाई, 1 1 2 2 जा 4 5, यहाँ पे क्या आ गया 6, यहाँ पे क्या आ गया -1 प्लस 2, क्या आ गया बेटा 1, यहाँ पे क्या आ गया 3, यहाँ पे क्या आ गया 0, यहाँ पे क्या आ गया -3। क्लियर हो रही बातें, यहाँ से मिला क्या आपको, A इंटू B मिल गया। मल्टीप्लीकेशन समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई,
बोलो भाई। अब तुम्हारे कुल मिलाकर के लगभग लगभग 55 मिनट के वीडियो हो चुके हैं। आगे चलते हैं। आप यहां तक मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई होगी, मैं यही आशा कर रहा हूं, क्योंकि बहुत मेहनत से बहुत सलीके से मैंने समझाने की कोशिश करा। और क्वेश्चन देखेंगे उससे ज्यादा और समझ में आ जाएगा। अब हमारा कुछ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लियर होगी बात है। जैसे मान लो पहली प्रॉपर्टी ये है बेटा कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाएगा बेटा, सो बताइए, यानी कि वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो जब भी कोई मैट्रिक्स बेटा सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो उस केस में बेटा रिजल्ट जो आएगा वही वापस मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। क्लियर हुई बात। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करें तो वही रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के सारे कंडीशन हर जगह पे फॉलो हो रहे हैं। क्लियर होगी बात है। प्रॉपर्टी है तो ऐसा नहीं कि बदल गया है यहाँ पे। आगे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए तब हो सकता है, बात समझना आप। a इंटू बी, अभी मैंने कुछ देर बाद पहले बात किया था ना, आपको याद होगा तो। कहाँ पे यहीं पे तो किया था मैंने। अरे नहीं यार, और पीछे ये वाला जब क्वेश्चन कराया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, रीजन देते हुए मैंने एक्सप्लेन किया था। तो भाई देखो यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे आ गया वो बात कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो रहा है। इसके पीछे रीजन यही है कि a जो है m बाई एन ऑर्डर का है, तो b क्या होना चाहिए, n बाई m ऑर्डर का होना चाहिए, उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर होगी बात है। अब दूसरी बात, यदि ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का आपने स्क्वायर किया और वापस वही मैट्रिक्स आ गया, यानी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया हमने, वो क्या हो गया, वापस वही मैट्रिक्स आ गया, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब खास बात, इसका एग्जाम्पल आप कहें तो मैं सिंपल सा एग्जाम्पल ले देता हूं, तो मैं कह दूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये सबसे ज्यादा यूनिवर्सल एग्जांपल है। समझ में आगे बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इनका कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो वही वापस मिल जाते हैं। क्लियर हो गई बात है। आगे a प्लस बी करके हम किसी मैट्रिक्स सी में मल्टीप्लाई करें, या फिर दोनों में इंडिविजुअली हम सी को मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऐड करते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर। आगे वही चीज यहां पे दिखाया कि a का b प्लस सी करके a से मल्टीप्लाई करें तब भी वो रिजल्ट सेम ही आएगा। आगे भाई a इंटू बी उसके बाद इंटू सी विल बी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी करने के बाद, समझ बात है, यानी यहाँ पे ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया गया फिर सी को मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे बी सी को मल्टीप्लाई किया गया पहले फिर ए को मल्टीप्लाई किया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिजल्ट विल बी सेम। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इसलिए बोला गया क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भैया कभी कभी ये इक्वल हो जाता है, इट डिपेंड ऑन कंडीशन। ओके जी, किसी भी मैट्रिक्स में यदि हम नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, वो मैट्रिक्स शून्य ही होगा। क्या होगा, शून्य ही होगा। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया। तो अब हम चलते हैं आगे और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा है क्वेश्चन और रिवीजन और कंसेप्ट। और कंसेप्ट में बखूबी बताते जा रहा हूं, यदि आप थोड़ा बहुत नहीं पढ़ें तो भी मुश्किलें तो होंगी, ठीक है भाई। और ये आखिरी पड़ाव है भाई साहब, पढ़ लीजिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगा। हमने पिछली साल देखा है, इससे पहले साल देखे हैं, बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, बच्चे रोने लगते हैं लास्ट में। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, मामला सुधर जाएगा आपका। आगे चले भाई, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या कह रहा है भाई, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख रहे हैं, देन विच वन इज करेक्ट या विच इज करेक्ट, ठीक है। तो भाई बतलाना इसमें से कौन सा सत्य है, क्या है, कौन सा सत्य है, कैसे देखें ये बताइए भाई। तो एक काम करते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इन्होंने दे ही दिया है। अब आप कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी का, कर देते हैं भाई, ये मैट्रिक्स है, समझ में आगे बात है। यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी नहीं चलेगा, ऐसा फॉर्मूला को सिखाया गया क्या यहाँ पे आपको, नहीं ना, नहीं ना,
बोलो भाई। हाँ, ये जरूर सिखाया गया आपको कि सर यहाँ पे आप चाहें तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर होगी बातें? ये प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी को आप इस्तेमाल करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। सही बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं, हम कैसे इसे इस्तेमाल करें? तो बेटा कुछ देर पहले ये भी बता रहा था कि आपको बचपन में सिखाया गया ए का मल्टीप्लाई पकड़ के सबके साथ करते हैं, माइनस बी का मल्टीप्लाई पकड़ के सबके साथ करते हैं। करो ना, जब सीखे हो तो क्या दिक्कत है इसमें? तो यहां से करेंगे तो b इंटू ए प्लस बी। सर कमाल की बात करते हैं आप, कह भी देते हैं और बोल भी देते हैं, दोनों एक ही बात है यार। b इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा। अब यदि मैं आपसे बात करूं तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ये नहीं कि कैंसिल मार देना फट से भाई। समझ में आ गई बात है? दिमाग मत लगाया करो। अब देखो यार, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बच क्या गया भैया? ए बी माइनस बी ए। तो यहां से आपका कंडीशन आया कि ए बी विल बी इक्वल टू बी ए होगा सर। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो बेटा एमसीक्यू में थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअली चलना होता है, थोड़ा सा हाथ चलाना होता है। समझ आते हैं? मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं चलाना पड़ेगा, कुछ ही में चलाना पड़ता है जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये ठीक ठाक था, ठीक है, क्योंकि बच्चे कई बार तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके निकल जाएंगे, और उसके चक्कर में ऑप्शन कौन सा मारेंगे? कुछ ऐसा ऑप्शन दिया है, कुछ ऐसा ऑप्शन दिया है, अरे वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम चांस यही है कि ए इक्वल टू बी मार देंगे फिर, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर आ जाएगा इधर से। समझ में आगे बात है? तो वो वही करेंगे, चलो खैर, या ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो मारेंगे। अब यहां से ये क्वेश्चन है आपका, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, देन वैल्यू ऑफ एक्स बतलाना है आपको। बोलो भाई, क्यों भाई, कैसे बतलाना है, किस प्रकार से बताना है? अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, तब आपको वैल्यू ऑफ एक्स बतलाना है भाई, मजाक थोड़ी है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, तो आपको बतलाना है कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, यानी ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर निकाल नहीं पाएंगे क्या आप? ए स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे क्या? ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ए इंटू, यही तो हुआ। तो भाई करो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स 0 1 1। अब यदि मुझे करना हो तो मैं एक सलीके से करूंगा इसको। आप कहेंगे आप सर आपका हमेशा सलीका आ जाता है। हाँ भाई देखो, मुझे करना है तो भाई एक्स ही तो निकालना है, तो एक्स ही निकालना है, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। क्या मुझे पूरा कैलकुलेशन करना जरूरी है क्या? नहीं, हम इस वाले को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 0। क्लियर हो गई बात है? सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल है? तो 4 0 माइनस 1 1 के इक्वल। क्लियर हो गई बात है? सर तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू सर प्लस माइनस 2 आ गई। अब इतना भी तरीके से नहीं करना है बेटा कि तुरंत ही आंसर मार दो, लो सर यही वाला आंसर है, गलत हो जाएगा बेटा। समझ में आगे बात है? मैंने बताया किस तरीके से करूंगा, लेकिन मेरा दिमाग आगे तक भी सोच रहा है, मैं आगे तक भी देख पा रहा हूं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसा भी होगा कि एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा, एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा, केवल एक्स बनेगा, तो एक्स की वैल्यू केवल एक ही सेटिस्फाई करने वाली है। अब जैसे हम देखें यहाँ पे, ये वाले को हम ले लें, इसको हम लें, तो इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करें, तो क्या बन रहा है बेटा? क्या बन रहा है आपका? तो आप कहेंगे सर 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 बन रहा है। अब यहां से मैं कहूं, इसको मैं कंपेयर करूं किससे बेटा? इस वाले एलिमेंट से, तो क्या बन रहा है? एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 नहीं माइनस 2 आ गया ना, माइनस 2 क्या आ गया? माइनस 2। क्लियर हो बात है? एक्स इक्वल टू माइनस 2, यानी कि इन दोनों में से इंटरसेक्शन ले तो कॉमन वैल्यू क्या निकली? माइनस 2। क्या निकली? माइनस 2। तो माइनस 2 इज राइट आंसर। समझे भाई? नहीं समझे? समझो फिर। अगला क्वेश्चन, इफ ए दिस इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9i फाइंड x। क्या ट्रांसपोज निकालने आता है क्या आपको? ट्रांसपोज निकालने आता है क्या आपको? निकालने आता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। क्लियर बात है? चलो ट्रांसपोज पहले सीख लेते हैं, फिर हम करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। इससे पहले थोड़ा टाइम देखना पड़ रहा है ना भाई, क्योंकि मैंने ही ना करो तो बच्चे ना यूट्यूब पे ना पढ़ाई से ज्यादा उनको टाइम का
दिक्कत रहता है, क्योंकि रील भी तो स्क्रॉल करनी है। ये वाला क्वेश्चन रह गया था, देखते हैं इसको। इसमें क्या है, इफ एक्स वाई एंड एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई, एक्स और वाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, आर ऑफ ऑर्डर दिस, यानी एक्स भाई साहब जी जो है इनका ऑर्डर है 2/3, वाई जो मैट्रिक्स है इनका ऑर्डर है m/n, और ये ऑर्डर लिख रहा हूं भाई, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे x इंटू वाई जो मैट्रिक्स है इनका ऑर्डर है 2/5। अब मैं यदि आपसे बात करूं तो ये कह रहे हैं कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स इच। अच्छा, एक तो मैंने बात किया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट। लो भाई बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इक्वल टू बेटा होता है ऑर्डर का मल्टीप्लाई m इंटू n, यानी रो इंटू कॉलम की संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएंगे। क्लियर होगी बात है। अब देखो यहाँ पे, अब यदि हमें ये जानना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स इज किसमें भाई, किस वाले में भाई, एक्स वाई में, किसमें, वाई में। एक मिनट भाई, थोड़ा सा मैट्रिक्स वाई इच, वाई में बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स वाई इच, क्योंकि वाई का ही अननोन भी है, तो ठीक है ये चीजें दिख भी रही थी हमें, लेकिन कंफर्म करना जरूरी है। तो हम यदि बात करें तो भाई जब तक हमें m और n पता नहीं चलेगा तो मामला सेट नहीं होगा। अब हम बात करें कि भाई ये दोनों मल्टीप्लाई कब होंगे, तो मल्टीप्लाई होंगे तब जब इनका क्या हो, पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम हो, यानी कि m क्या हो गया, इक्वल टू 3। ये त्रिकोणमिति लग गई, यहाँ पे दिखाई दे रहा डायगोनली, x इक्वल m इक्वल टू 3। बहुत बढ़िया सर। अब यदि हम बात करें n क्या होगा सर, तो n डिफाइन करता है ऑर्डर में जाता है, किसमें जाता है, ऑर्डर में। आपको पता है x इंटू वाई हुए होंगे तो उनका ऑर्डर क्या होगा बेटा, तो ऑर्डर होता है 2/n होगा, 2/n होगा। लेकिन सर यहाँ पे 2/n के जगह पे क्या दिया, 2/5, यानी n की वैल्यू क्या होगी 5, n की वैल्यू होगी 5, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया बेटा, 15 एलिमेंट इसमें आ गए। कितना आ गया, 15 एलिमेंट इसमें आ गए। क्लियर होगी बात है, बढ़िया। आगे चलते हैं, हमने मैट्रिक्स को ऑलमोस्ट अब खत्म करने की सीढ़ी पे आ चुके हैं, ठीक है। अब हमारा ये अगला है ट्रांसपोज का, तो ट्रांसपोज का पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम इसको करते हैं। क्लियर होगी बात है। देखेंगे इसको 2 में करवा देंगे, क्या करना है, क्योंकि एक चैप्टर को पूरा कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है 1-1.5 घंटे में। कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 12 मिनट हो गया, 18 मिनट और लगेंगे, 1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, क्या करें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज होता क्या है, तो देखो भैया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब सिंपल फंडा है कि रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। समझ में आता कि नहीं, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। ये वही वाला जो एक मीम चला था ना, ये क्या हुआ, समझ में आता कि नहीं, ये क्या हुआ, वही हाल है, रो कॉलम और कॉलम रो, जहां पे जो नहीं होना चाहिए वहां पे वो चला जा रहा है। क्लियर हो गई बात है। तो ए का ट्रांसपोज निकालने का मतलब, अब देखो ट्रांसपोज जब भी निकालोगे तो उस मैट्रिक्स को दिखाओगे कैसे, तो उसके ऊपर ए टी लिखोगे या फिर ए बार बना दोगे। इन दोनों ने सिग्निफाई करने का जिम्मा ले रखा है, किसको, ट्रांसपोज को, किसको, ट्रांसपोज को। ये दोनों बतलाएंगे कि भैया ये ट्रांसपोज की बातें की जा रही है, ये जो मैट्रिक्स है क्या है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। समझ में बात है। अब यदि हम बात करें बेटा, जैसे ये ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m/n, अब जैसे ही ट्रांसपोज करोगे भाई तो रो कॉलम बन गया, कॉलम रो बन गया, तो ऑर्डर भी तो भैया कॉलम रो चेंज कर लेगा, ऑर्डर भी तो बदल जाएगा, यानी m/n पहले रो था, आप क्या हो जाएगा, n/m हो जाएगा। क्लियर हो गई बात है। अब एग्जांपल के लिए मैंने स्पेस छोड़ा तो बिल्कुल देना पड़ेगा एग्जांपल, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर बात है। अब यहाँ पे यदि हम इसका करें ट्रांसपोज, क्या करें, ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज, तो क्या बोला गया भाई कि रो कॉलम, कॉलम रो, कॉलम रो। देखो भाई इसके डायगोनल एलिमेंट कभी बदलते ही नहीं, तो डायगोनल को एक जगह पे रख दो। अब यहाँ वाला ये है भैया क्या तुम्हारा रो, तो रो क्या बनने वाला, कॉलम। तो 1 तो यहीं पे है, 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं सर। अब यदि हम बात करें, इसको भी उठा दें, इसको ऐसे नचाओ 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 नचाओ, तो क्या हो गया बेटा, ये सर यहाँ पे आ जाएगा 4 5 6, कोई दिक्कत। इसको भी नचाओ नचाओ नचाओ, तो क्या आ जाएगा 7 8 9, नहीं दिखा क्या। क्लियर हो गई बात है। यानी कि जो रो है
वो क्या बन जाएगा बेटा, कॉलम। कॉलम जो है वो क्या बन जाएगा, रो। क्लियर कट, कोई आपत्ति यहाँ पे? इस तरीके से कन्वर्जन हो गया। अब यहाँ पे यदि हम बात करें इसकी कुछ प्रॉपर्टी, यदि आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दोगे, क्या कर दोगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये बात समझो कि यहाँ पे से रो को हमने क्या बनाया, कॉलम। समझ बात है कि नहीं, रो को क्या बनाया, कॉलम। फिर इसका ट्रांसपोज करोगे तो अब क्या होगा बेटा, जिसको हमने कॉलम बनाया वो क्या बनेगा, रो। और पहले था क्या, यहाँ पे था क्या, रो ही तो था। क्लियर होगी बात है? तो यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो क्या होगा, वापस हमारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स डिड नॉट चेंज। अभी मैंने बताया डायगोनल मैट्रिक्स एज इट इज रख दिए जाते हैं। क्लियर होगी बात है? अब देखो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, क्या है भाई, ये तो बात की बात है, अभी इसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, वहां पे इस चीज को हम समझेंगे कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए कब होगा। समझ में आ गई मेरी बात है? अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने का मतलब है कि इंडिविजुअली दोनों का ट्रांसपोज करके ऐड कर सकते हैं आप। दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज करें या दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करें, सेम रिजल्ट आएगा। ए बी ट्रांसपोज का मतलब क्या भाई, दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है कि भैया जो दूसरा था उसका ट्रांसपोज करो इनटू पहले वाले का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करो। जब ऐसे करो तब जाके रिजल्ट सेम आएंगे। यहाँ पे के ए डैश का मतलब क्या है कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिए फिर के का मल्टीप्लाई किए या फिर के का मल्टीप्लाई कर दिए उसमें और फिर ट्रांसपोज किए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा। समझे? आगे चलते हैं। इन सारे रिजल्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किसमें इस्तेमाल होने वाला है, डिटरमिनेंट में। किसमें होने वाला है, डिटरमिनेंट में। क्लियर हो रही बात है? बहुत बढ़िया, माइक चल रहा धड़ाधड़। इफ बोथ, देखो भाई क्वेश्चन है, इफ बोथ ए बी डैश एंड बी डैश ए बी डिफाइंड फॉर मैट्रिक्स ए एंड बी, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज n by m, देन ऑर्डर ऑफ बी इज व्हाट। अरे भाई ये तो कमाल हो गया। ए बी डैश मतलब कि ए और बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए, कह रहा है कि ये दोनों यदि डिफाइन है, क्या है, दोनों के दोनों ही डिफाइन है। क्लियर होगी बात? तो फिर इनका ऑर्डर क्या होगा, इनका ऑर्डर क्या होगा? इसको छोड़ो, ट्रांसपोज का कंसेप्ट छोड़ो, क्या तुम्हें ये कंसेप्ट पता है कि ए बी एंड बी ए आर डिफाइन, बी ए आर डिफाइन, तो फिर क्या होता था बेटा कि जो ऑर्डर इसका होता था उसका रिवर्स इसका ऑर्डर होना चाहिए। याद आ रहा याद आ रहा? यदि इतना याद आ रहा है तो सेम कंडीशन यहां भी तो अप्लाई हो रहा है, सेम कंडीशन यहां भी तो अप्लाई हो रहा है। क्लियर होगी बातें कि नहीं होगी? कोई आपत्ति है इस बात में? नहीं सर। तो यहां से क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या है भाई, ए बी वाले का क्या, ए का क्या ऑर्डर है, n बाई एम है, n बाई एम है। तो बी डैश का क्या ऑर्डर होगा बेटा, m बाई एन है, क्या है, m बाई एन है। अब यदि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता, अच्छा छोड़ो उसको, ठीक है, उसके बारे में कभी और चर्चा कर लेंगे, ज्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे सीधी बात है कि भैया ये m बाई एन है तो ये क्या हो गया, n बाई एम होंगे। समझ में आगे बात है? तो सेम चीज यहाँ पे लग जाएगा, ये क्या है, n बाई एम ऑर्डर है तो इनका क्या हो जाएगा, m बाई एन ऑर्डर, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? आगे चले अगला क्वेश्चन। इफ a इक्वल टू दिस एंड a इक्वल टू a ट्रांसपोज, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो भाई ठीक क्वेश्चन है। तो a ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, a ट्रांसपोज आ जाएगा आपका 5y(x) 0, यही आएगा ना। देख लो भाई जरा ध्यान से। अब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब 5xy 0 ये इक्वल ही तो है। बोलो भाई हाँ सर इक्वल है। तो हम यदि देखें तो 5 इक्वल टू 5 तो है सर। अब ये इक्वल है तो x इक्वल टू वाई भी तो होना चाहिए, x इक्वल टू वाई भी तो होना चाहिए। तो यहाँ से रिश्ता क्या निकल गया कि सर x इक्वल टू वाई होगा, x इक्वल टू वाई होगा। ये छोटे छोटे लिद्दी बिद्दी वाले क्वेश्चन नहीं होंगे क्या? होंगे, आराम से होंगे। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखो, if P is a 3x3 matrix such that P dash equal to 2P plus I, where P dash is the transpose of P, then बताइए कि P इक्वल टू I है या P इक्वल टू माइनस आई है, P इक्वल टू 2I है, P इक्वल टू माइनस 2I है। कोई बता सकता है? ये ट्रांसपोज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन मुझे लगा अब तक जितने हमने क्वेश्चन करे। क्यों भाई? क्योंकि इसने दिमाग हिलाने वाला काम करने वाला है इसको।
पी डैश इक्वल टू क्या है, 2p प्लस आई। कोई आपत्ति किसी को है? बोलो भाई। नहीं। अब मैं एक बात पूछूं आपसे कि क्या मैं दोनों साइड ट्रांसपोज कर दूं तो कोई पाप है आपको? तो आप कहेंगे नहीं सर। अब यदि मैं यहां पे कहूं कि पी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा? आपको पता है किसी का भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे वापस वही मिल जाता है, इट विल बिकम्स दिस। और अभी आपने पढ़ा है एक प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है बेटा? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज लिखना। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ पी ट्रांसपोज। बोलो भाई कोई आपत्ति? प्लस आई ट्रांसपोज। अच्छा, खास बात यह है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ट्रांसपोज होता है बेटा आई के ही इक्वल होता है, ये लिख लेना। आइडेंटिटी एलिमेंट का ट्रांसपोज आई के ही इक्वल होता है। तो यहां से आया क्या, P इक्वल टू 2p ट्रांसपोज प्लस आई के इक्वल आ गया। बहुत बढ़िया। हमें क्या चाहिए? P चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में? आई के रिस्पेक्ट में। फिर हमारा P डैश आ गया यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, P डैश को गायब करते हैं। कैसे? P डैश इक्वल टू है क्या, 2p प्लस आई। तो इसको लिख देते हैं 2p प्लस आई प्लस आई। कितना आई रे? तो आई रे आई, तो कितना आ गया, 4p प्लस 2i प्लस आई। तो यहां से क्या गया भाई, p इक्वल टू 4p प्लस 3i। क्लियर होगी बात है? अब यदि हम यहाँ पे रिलेशंस को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, थोड़ी सी कोशिश करें, तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि 4p इधर गया तो क्या गया आपका 3p, और 3i इधर आ गया तो -3i। तो 3 से 3 गायब हो गया। p इक्वल टू आ क्या गया तुम्हारा, -i। p इक्वल टू आ क्या गया तुम्हारा, -i। ये जबरदस्त क्वेश्चन था मेरे हिसाब से जो एग्जाम में पूछा गया था। ये 2025 का है मेरे ख्याल से। मैंने यहाँ पे डेट डालना भूल गया हूँ, यदि आप कहेंगे तो बता भी दूंगा मैं कब का है। ट्रांसपोज सिस्टम का है, ट्रांसपोज सिस्टम का है। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 2021-22 का। सॉरी, मैं बताने में थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, 2021-22 का है। तो समझ लो ये टर्म 1 में आया था, जिस समय कि वो 2 टाइप के क्वेश्चन हुए थे ना। एक बार वो एक पहला जो पेपर हुआ था वो क्या होता है, एमसीक्यू हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वो सब्जेक्टिव हुआ था। 2 पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड किया गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इफ a इक्वल टू दिस दिस दिस, देन बताइए कि 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर दिस 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 क्या होगा, किसके इक्वल होगा? इसके बारे में यदि सोचें हम तो आप क्या बतलाएंगे? बोलो भाई। ये सारे अब मिक्स हो चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन पे हैं और ट्रांसपोज पे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसके बाद। तो इस क्वेश्चन को यदि हम देखें भाई तो सिंपल है, 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब। तो देखो भाई 1 नहीं है, आई है, ठीक है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी हिसाब से लिया जाता है जिस ऑर्डर का तुम्हारा मैट्रिक्स गिवन होता है। जैसे ये क्या है 2/2 का, तो आइडेंटिटी कितने का लेंगे हम, 2/2 का, यानी 1 0 0 1 माइनस ए का मतलब क्या है भाई 2 1 -4 -2। क्लियर बात है? अच्छा, खास बात पता है, ऐसे रिजल्ट को मैं आपसे कहूं कि तुक्का यदि मारना होगा तो क्या करोगे आप? आपको पता है तुक्का यदि मारना होगा, इन जनरल आगे वाले सारे रिजल्ट 0 होते हैं। इन जनरल आगे वाले सारे रिजल्ट 0 होते हैं। जैसे आप अभी ए स्क्वायर कैलकुलेट करके देखो, ए स्क्वायर जैसे कैलकुलेट करो, मैं डायरेक्ट करूं तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा 4 -4। आगे इसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, इसमें होगा, क्या होगा 2 और -2। क्लियर की बात है? और हम देखें आगे, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, इसमें होगा, क्या होगा 4 2 जा, कोई गड़बड़ी हो रही क्या? नहीं, ओके। तो -8, 4 2 जा -4 × 2, ठीक है। और ये हो गया +8। अब जो बात करें इसका, इसमें होगा तो क्या आएगा -4 प्लस -4, और यहां पे आ जाएगा आपका +4। ये आ गया, ठीक है। यहां पे यदि आप देखोगे तो ये पूरा पूरा क्या बन गया 0 0 0 0 दिखाई दे रहा। तो हमेशा इस बात तुम आराम से कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, तसल्ली से करके देख लेना, यही चीज होता है। तो यानी कि इसके बाद ए स्क्वायर 0 आ गया, ए स्क्वायर 0 आ गया। तो एक बात बताओ बेटा, अब ए क्यूब निकालना है तो ए फिर करोगे, या फिर ये करोगे, थोड़ा होशियार होगा तो ए स्क्वायर × ए।
अब यदि आपको पता होगा ए स्क्वायर क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, क्या है, जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स में किसी का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, जीरो आएगा। ऐसे ही ए की पावर 4 की बारी आएगी तो ए की पावर 3 क्या आ गया बेटा, जीरो इंटू ए, जीरो इंटू ए करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी आगे के सारे क्या आने वाले हैं, जीरो आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, जीरो आने वाले हैं। यानी बच क्या गया तुम्हारा भाई, तो बच गया आई माइनस ए, आई माइनस ए। इसको कैलकुलेट कर लो यार प्यार से, 1 माइनस 2 क्या होता है बेटा, -1, -1 कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। ऐसे ही करना होता, पूरा थोड़ी करोगे कैलकुलेशन यार, जितना समझाना था मैं समझा दिया आपको। ये क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर बात है। अब इसमें आपको करना है ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब -7 है, यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में, ठीक है भाई। तो ये आपको सॉल्व करना है, 2016 का ये आया हुआ क्वेश्चन, एक मच्छर जो मुझे परेशान कर रखा है, जैसा कि हमारे नाना पाटकर जी कहते हैं, एक मच्छर इंसान को क्या क्या बना देता है, ठीक है भाई। तो हम चले यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका मतलब पहली बात, मैट्रिक्स आए या ना आए आपको आइडेंटिटी आना चाहिए। इसका मतलब कि मैट्रिक्स आए या ना आए आपको आइडेंटिटी आना चाहिए, कौन सी, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं। अब देखें बात, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है, तो यहाँ पे यदि हम लगाएं तो क्या कहेंगे आप, a क्यूब माइनस आई का क्यूब, भाई साहब हालत खराब हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे, प्लस 3a आई स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं है, माइनस है ना, -3a स्क्वायर आई, पता है ना आप लोगों को, a क्यूब प्लस, ये नहीं बता रहा मैं, आई क्यूब प्लस 3a आई स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर आई -7, यही तो रिजल्ट बना हुआ रहा। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। पहली बार कि आई का तुम 10 बार मल्टीप्लाई कर लो, आई रेज टू पावर 10 लिख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पावर हो आएगा क्या, आई, क्या आएगा, आई। तो यहाँ पे रिजल्ट लिख भी लेना, आई रेज टू पावर n क्या होता है बेटा, आई के इक्वल होता है। क्लियर हो गई बात है, कोई आपत्ति इसमें नहीं सर, कोई पाप नहीं। यानी कि यदि हम बात करें a क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस आई, ठीक है। अच्छा इसको माइनस आई लिखो या ना लिखो, यहाँ पे तो प्यार से दिख रहा है ना, ये सर ये गायब हो गया, ये प्लस कैसे लिख दिया था मैं, अच्छा प्लस में था ये, ओके, इसीलिए तो ये गायब हो रहा, ये गायब होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ए क्यूब प्लस ए क्यूब कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो और क्या रह गया भाई, माइनस अब 3a स्क्वायर आई प्लस अब 3a स्क्वायर आई, गायब होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यदि हम बात करें तो बच क्या गया, 3a आई स्क्वायर प्लस 3a आई स्क्वायर, तो 3a आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आई, ठीक है, प्लस 3a आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आई, -7 ये है यहाँ पे, कोई आपत्ति किसी को नहीं। अब देखो भाई यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आई है, क्या ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो क्या हम यहाँ पे ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर आराम से, तो लिखो ना भाई, 3a आई है, क्या है 3a आई। अब देखें a इंटू आई, आपको याद है a इंटू आई, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं पता है तो बड़ी मुश्किल है बेटा, ये ए के ही इक्वल होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3a प्लस 3a -7 है। यहां देखो भाई ए स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं हम सर, आई, तो क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू आई ए प्लस 6a -7 है। सर अब हम यहां से देखें तो इसको भी हम आई इंटू ए भी तो ए के इक्वल है, बिल्कुल, तो लिखो ना 2a, किसने रोका है तुम्हें, 6a -7 है। यहां से सॉल्व करोगे आंसर आएगा ए, क्या आ रहा है ए। समझ में आ रहा है कुछ मेरी बात है, मैं क्या सिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जबरदस्त क्वेश्चन है जो आए हैं 2-2 3-3 नंबर में पहले, समझ में आगे बात है। आगे चलो, ये क्वेश्चन है एक, इसको तो अब तुम करो भाई, ये तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बोर्ड के साथियों, ठीक है, नॉट वतन के साथियों, अभी तो पहले पढ़ लिख लो थोड़ा सा, फिर जज्बा भरना देश के लिए। आगे चले, ए मैट्रिक्स दिया है और पूछ रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू लेमडा ए है, क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू लेमडा ए है, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, मैं बता दूं क्या होगी, मैं बता दूं ओरली क्या होगी, 3 3 9 और यहां से आ गया
9 9 9 18, 6 आ जाएगी। क्या आएगी? 6 आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू 6 आ जाएगी। क्लियर होगी बातें? लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 6 आ जाएगी। आई एम श्योर 6 ही आएगी। लेमडा की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, आप खुद करके देखो इसे, मल्टीप्लाई करने आप सीख गए हो आप। अब हम आगे अगले पड़ाव पे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें दो बड़ी बड़ी बातें करेंगे अपन और इस चैप्टर को खलास कर देंगे। क्या करेंगे? खलास कर देंगे। क्यों? दो बातें होंगी। अब रात के 1:24 हो रहे हैं भाई, समझ लो क्या चल रहा है हमारा माहौल। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब ये वाला रिजल्ट आपको कहीं दिखा था, याद आ रहा? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, क्या करो? ट्रांसपोज करो, और वो ट्रांसपोज फिर वापस वही मैट्रिक्स हमें मिल जाए। क्या मिल जाए? वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है बेटा? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, वो क्या हो? माइनस ऑफ ए के इक्वल है, यानी कि वो मैट्रिक्स तो आए लेकिन निगेटिव में वो मैट्रिक्स आए। समझ में आई मेरी बात? उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो भाई, सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन ये है बेटा कि ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए जे आई। ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए जे आई। अब इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाऊं तो आप समझ जाएंगे। A11, A12, A21, A22। मैं कहूं कि ये वाला एलिमेंट देखो A11, ठीक है भाई, A11, इसको A11 लिखो या AJ, इस वाले को 1 इधर करो, इस वाले को 1, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं। मतलब कुल मिला के ये है भाई, जब इसको इधर किए तो कॉलम नंबर इधर आ गया, रो नंबर इधर चला गया, तो डायगोनल एलिमेंट पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। समझ में आगे बात है? क्योंकि A11, A22, A33 डायगोनल एलिमेंट आते हैं। तो देखते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट, जैसे A12 है, क्या है? A12 है। और दूसरा हम देखें, यदि इसको हमने इंटरचेंज किया, 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, तो ये आ गया A21। तो यही कहा गया है कि जब कॉलम रो से चेंज हो जाए और रो कॉलम से चेंज हो जाए, उस केस में एलिमेंट दोनों क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम हो। तो उस केस में क्या कहे जाएंगे? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस चीज को और प्यार से हम एग्जांपल से समझेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। तो भैया ए आई जे इज इक्वल टू ए जे, ये डिफिनेशन याद रखना। असर्शन रीजन में पूछा जाता है, हलवा बात नहीं है। समझ में बात है? उस समय ना चिंगारियां निकलने लगती हैं आंखों से। इफ ए इज मैट्रिक्स मेक इट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स दे दिया दुनिया को, कोई भी, वो सिमेट्रिक है कि नहीं है कि नहीं, घंटा नहीं फर्क पड़ता। लेकिन यदि उसे सिमेट्रिक बनाना है, क्या करना है? सिमेट्रिक बनाना है। तो करें क्या सर? तो करना कुछ नहीं बेटा, उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हमने मान लिया बी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है बेटा वो क्या है? बी है। हमने मान लिया वो जो मैट्रिक्स है वो क्या है? बी है। ठीक है, अब वो बी होगा क्या सर? तो बी जो होगा बेटा जी, जिस मैट्रिक्स को बनाना है उसमें क्या करो? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जोड़ दो। क्या कर दो? ट्रांसपोज जोड़ दो। वो तुरंत एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात है? अब ऐसे किसी मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, तो फिर क्या करें सर? कुछ मत करो, उसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। तुरंत तो क्या बन जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर हो गई बात है? कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं? आगे चलते हैं भाई। यहाँ पे यदि हम देखें, तो यहाँ यदि हम देखें इस कंडीशन को, देखो आप ये मैट्रिक्स को, क्या ये सिमेट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक है? तो पहले हमें इसका क्या करना होगा? ट्रांसपोज। क्या करना होगा? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करो भाई। तो ट्रांसपोज में क्या होता है? रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। तो रो को देखो भाई, रो 1 2 3 है, तो भैया 1 2 3 इधर आ जाएंगे। अब कोई दिक्कत है यहाँ पे? और इधर वाला 1 2 3 इधर चले जाएंगे। यहाँ पे दूसरा रो क्या है? 2 5 4 है, तो 2 5 4 यहाँ आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तीसरा 3 4 7 है, 3 4 7 है, कहाँ गया? 3 4 7 ये आ गया। अब यहाँ पे एक खास बात देखना कि A1 2, A1 3, A2 3। अब यहाँ पे देखना ये A21, A31, A32। अब देखो यहाँ पे A23 है, इसका जो है कॉलम नंबर अब रो नंबर बन गया। क्या बन गया? रो। और इसका जो रो नंबर है वो कॉलम नंबर बन गया। ये दोनों इक्वल है। यही तो बात बताया जा रहा है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए। दिखाई दे रहा हूँ ना कैमरे में?
नहीं दिखाई दे रहा वो मैटर नहीं करता, कंसेप्ट दिखाई देना चाहिए। समझ में आई बात है। A31 को देखो, क्या ये A13 के इक्वल है क्या? बस एक्सचेंज करो इनके रो कॉलम पोजीशन को। हाँ सर सेम है। जब ऐसा होगा तभी क्या मिलेगा तुम्हें? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ये सेम है, सब सेम है, 1 2 3 2 5 4 3 4 सेम है, दिखाई दे रहा। तो ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए हम डायगोनल मैट्रिक्स स्क्यू के लिए क्या कंडीशन है इसके लिए। तो कंडीशन इसके लिए ये है बेटा कि ए आई जे शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, क्योंकि माइनस में आना है इसको। लेकिन कंडीशन अगला क्या है? डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। समझ में आ गई बातें? कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं ना? कई बार तो ये क्वेश्चन आता है, सो डैट, लिख लेना, सो डैट इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन शॉर्ट्स में बना के दे दूंगा 2 सेकंड का। क्लियर बात है। बी इक्वल टू क्या आ गया? ए माइनस ए ट्रांसपोज। समझ में आ गया कैसे बनाना है। अब चलते हैं हम आगे चले भाई। क्वेश्चन आ गया थर्ड से, कह रहा है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बताइए 2x प्लस वाई क्या होगा? 2x प्लस वाई क्या होगा? तो सिमेट्रिक है तो भैया ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए। यही तो होना चाहिए ना भाई, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए। क्लियर की बात है। तो यदि यहां से हम बात करें तो ए ट्रांसपोज निकाल लो सर। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 6x 8x। वैसे मुझे करना होता तो मैं फट से करता 12 4y, लेकिन आपको करना है तो हम प्यार से करेंगे, ठीक है? फट से क्यों करेंगे? यही तो हुआ। अब दोनों को इक्वल कर दो भाई, सिमेट्रिक है तो दोनों इक्वल ही तो होंगे। 1 12 4y 6x 8x 5 4 2x 6। अब कंपेयर कर लो भाई, कंपेयर तो कर ही सकते हो ना आप। तो यहां से हम कंपेयर करें भाई, तो इस वाले से इसको कंपेयर कर लो। तो 6x इक्वल टू क्या हो गया? x इक्वल टू 2 आ गया सर। अब यदि हम बात करें भाई और किसको, y भी तो चाहिए, y भी तो चाहिए, तो y को कंपेयर कर लो इससे। तो 4y इक्वल टू 8x। x की वैल्यू क्या है भाई? x की वैल्यू है 2 सर, तो यहाँ पुट कर लो। तो क्या गया हमारे यहाँ से? y क्या गया? 4। क्या गया? 4। दिख रहा है जी? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 8। आंसर इज डी। यदि आपको डिफिनेशंस पता है तो आसानी से क्वेश्चन करेंगे। और सच में बोलता हूं कि एमसीक्यू 20 से 25 मिनट में हो जाते हैं। लेकिन उतना करने के लिए आपको क्या करना होगा भाई? प्रैक्टिस करना होगा, लगना होगा। और मेरे साथ लगो यार, इतना बेहतरीन मैं कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पे कह रहा है नेम द मैट्रिक्स विच कैन बी बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स का नाम बताओ कि जो क्या हो सकता है? बोथ। चला गया? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। तो भाई ये मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसका कि क्या होना चाहिए? डायगोनल एलिमेंट जीरो भी होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट जीरो। डायगोनल एलिमेंट जीरो क्यों? क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक का डिमांड है। डायगोनल एलिमेंट जीरो किस में होता है बेटा? डायगोनल एलिमेंट जीरो किस में होता है? आइडेंटिटी में तो होता नहीं है। बोल भाई, नहीं होता है ना? नहीं होता है। और सिमेट्रिक होने के लिए डिमांड क्या है सर? तो सिमेट्रिक होने के लिए डिमांड ये है सर कि ए आई जे जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसका डिमांड ये है कि ए आई जे जो होना चाहिए इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई होना चाहिए सर। सर ये तो बड़ी, यानी यहाँ पे तो कोई इंटरसेक्शन मिला ही नहीं। तो क्या ऐसा ना हो जाए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना? तो ये यदि जीरो हो, जीरो में माइनस जीरो का मल्टीप्लाई करने से क्या ही फर्क पड़ता है? यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो जाए, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए। अच्छा, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो क्या हो गया? सिमेट्रिक है। क्या मैं समझा रहा हूँ? आंसर तो एक ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन आइडेंटिटी में तो भैया डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाते हैं? 1 1 1 हो जाते हैं। उन्हें भी जीरो करना पड़ेगा क्योंकि स्क्यू भी बनाना है। तो भाई साहब जी बच गया एक ही, क्या है वो? नल मैट्रिक्स। क्या रह गया? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स विल बी योर आंसर। ओके, आगे चलो। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर बी। बताओ भाई, कह रहा है कि दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम यदि हम करें तो रिजल्ट क्या आएगा?
ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या मिलेगा बताओ? दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और सेम ऑर्डर के हैं, तो मतलब उनको हम ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें? तो हमेशा बेटा क्या मिलेगा तुम्हें? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। एसएम का मतलब सिमेट्रिक ही था, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मिलेगा। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो हमेशा सिमेट्रिक मिलेगा, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर होगी बातें? आगे चलें, अगला क्वेश्चन, इन्वर्टिबल फंक्शन की बातें कर रहे हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बातें। अब इस वीडियो को हमें लग रहा है 2 पार्ट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे 40 मिनट ऑलमोस्ट जाने वाली है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देखो भाई, कोई भी मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स में ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। जैसे हम लोग आइडेंटिटी हम लोग निकालते थे अलजेब्रिक, जब हम करते थे तो उसमें बोला जाता था, याद आ रहा है, कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो क्या हो जाए? 1 हो जाए। क्या हो जाए? 1 हो जाए। क्लियर हो बात है? जैसे मान लो 3 से हम कौन से नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि 1 हो जाए, तो हम क्या बोलते थे? 1/3। याद आ रहा? अलजेब्रिक आइडेंटिटी, बोलो भाई। एडिटिव होता था, मल्टीप्लिकेटिव होता था। अब यदि हम यहाँ पे बात करें सेम चीज यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे ये बात दिखाई दे रही होगी, सर ये तो हमने उल्टा करके मल्टीप्लाई किया, यानी इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, रिवर्स का मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई किया। सेम यहाँ भी है, ए में कोई बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, बी में ए का मल्टीप्लाई किया, और वो आई आ जा रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा? बी जो है इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए है, या ए जो है क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी है। क्लियर होगी बात है? वाइस वर्सा इज ट्रू। इसका मतलब यही निकला कि B इक्वल टू क्या है? ए इनवर्स। इसीलिए तो हुआ सर कि A इंटू ए इनवर्स करते ही क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। क्लियर की बात है? अब इसमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए तुम्हें? ये पता होना चाहिए किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कर देने पे वही मैट्रिक्स आ जाता है। किसी मैट्रिक्स में स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करके इनवर्स करो, या फिर पहले इनवर्स करके स्केलर का मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे यदि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर उनका इनवर्स निकाला गया है, तो बेटा यदि इंडिविजुअली करोगे, एक का इनवर्स निकालिए दूसरे का, तो जो दूसरा वाला है उसका पहले रखना प्रोडक्ट, पहले रखना, उसके बाद प्रोडक्ट करना है पहले वाले से। क्लियर हो बात है? यानी ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा बेटा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू क्या होगा? ए इनवर्स का ट्रांसपोज। मतलब ट्रांसपोज करके इनवर्स करो या इनवर्स करके ट्रांसपोज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली है। कहां पे? डिटर्मिनेंट में। समझे? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, a इक्वल टू दिस, देन सो दैट a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 11 i इक्वल टू 0। आपको ये शो करना है कि भैया ये इसके 0 के इक्वल है। उसके बाद आपको निकालना है a इनवर्स। क्या निकालना है? a इनवर्स। अब मैं बात करता हूँ a इनवर्स पे, आप इसको शो कर लीजिएगा करके। a इनवर्स कैसे निकलेगा? तो a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर है माइनस 3a प्लस 11 i इक्वल टू 0 है। यही तो है, कोई आपत्ति इस बात में? नहीं। अब ये तुम्हें a इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए? a इनवर्स चाहिए। मैं क्या यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 11i, 11 को इधर ले जाओ, माइनस 11i लिख सकता हूँ। बोलो भाई, नहीं ना कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब हमें a इनवर्स चाहिए, तो एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो क्या? बोथ साइड। क्या? बोथ साइड बाई a इनवर्स। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो a इनवर्स इंटू क्या आ गया? a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर माइनस 3a इक्वल टू माइनस 11 इंटू a इनवर्स i। आपको जैसे मन करो वैसे कर लो, आगे पीछे रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो गया? अब यहाँ पे यदि हम बात करें, आपको पता है कि हमने यहाँ पे एक लिखा था रिजल्ट, आपको यदि याद नहीं हो तो मैं याद दिला देता हूँ कि ए बी हो या बी ए, मतलब कि ये क्या है? इनवर्स ही तो है, यानी कि ए इनवर्स हो या फिर ए इनवर्स ए हो, इक्वल टू आना तो आइडेंटिटी है। समझ में आगे बात है? उसी रिजल्ट का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब यदि यहाँ बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स ए क्यूब
माइनस 4 ए इनवर्स ए माइनस 3 इंटू ए इनवर्स ए इक्वल टू माइनस 11 इंटू। अब यदि मैं बात करूं आपसे एक छोटी सी कि आइडेंटिटी इंटू कोई भी मैट्रिक्स हो, इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स ही है ना यार, वो भी तो एक मैट्रिक्स ही है ना, तो क्या देगा, ए इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। जैसे आई इंटू ए के इक्वल आ रहा है, वैसे ही ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई क्या आ जाएगा, ए इनवर्स के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 11 इंटू ए इनवर्स। अब देखो भाई आगे अब तहलका होने वाला है। अब क्या हम इसको ये लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी होता है। सिमिलरली यहाँ पे तो भाई है ही बना हुआ, अच्छा नहीं यहाँ पे ए स्क्वायर था, तो माइनस 4 ए इनवर्स इंटू ए लिख सकते हैं, माइनस 3 ए इनवर्स ए, चलो लिख ही लेते हैं एक बार, माइनस 11 इंटू ए इनवर्स। अब यदि मैं बात करूं तो इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करूं, जहां जहां ए इनवर्स ए है वहां पे क्या आएगा, आई आएगा, क्या आएगा, आई इंटू ए स्क्वायर 4 इंटू आई ए माइनस 3 इंटू आई इक्वल टू माइनस 11 ए इनवर्स। यहां से अब आपको दिख रहा है सर ये तो सिंप्लीफाई हो गया धीरे धीरे, हाँ बिल्कुल, इसको अब क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3i। क्लियर हो बात है, जब कोई मैट्रिक्स नहीं है तो आई को आप गायब नहीं कर सकते, आई का अहम रोल होता है, समझ में आगे बात है कहीं कहीं। अब यहां से यदि बात करें तो क्या गया, माइनस 11 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। अब हमें केवल ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स छोड़ करके इन सारी वैल्यू को पुट कर लो। अब आप ए स्क्वायर ए यहाँ पे पुट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख करके कितने बाय कितने का, 3/3 का सॉल्व कर लो, फिर 11 से माइनस 11 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात है मेरी, ये था लास्ट स्लाइड। अब हम चलते हैं भाई आपकी शुभकामनाओं के लिए, तो भाई आपके लिए शुभकामनाएं हैं एंड थैंक यू टू वॉच इट। ओके, क्योंकि भाई बहुत मेहनत हो रहा, और थोड़ा सा आप भी मेहनत करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो चीज़ों को, और थोड़ा सा दूर तक पहुंचाओ ताकि कुछ फायदा हो लोगों को भी, हमें भी, हमें मतलब कि आपके स्नेह मिल जाए, प्यार मिल जाए, आपसे जुड़ जाए हम, इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो थैंक यू इस चीज़ को देखने के लिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ 90 आवर्स वाला जो हमारा प्लान था, 80 आवर्स इक्वल टू 95%, आपने देखा होगा वो काम करेगा ही करेगा। तो आप लगे रहिए, तहे दिल से हम काम में लगे हुए हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।